हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 1 रियल नंबर्स को समाप्त करेंगे, जिसमें कि हम लोग बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे और 40 क्वेश्चंस पर उसकी प्रैक्टिस भी साथ ही साथ करते चलेंगे, जिससे कि ये वीडियो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नॉलेज दे देगा। और इसके अलावा और कोई चीज़ को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी टाइम में आप अपने और अदर चैप्टर्स पर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें समझना है गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या होगा? जो भी कुछ हमने कोई नंबर सपोज कर लिया या फिर बुक में हमें कोई नंबर दे दिया है, जैसे कि यह बुक में ऐसे एक नंबर दिख गया, ठीक है, तो ये हमारे लिए गिवन नंबर हो गया। ठीक है, अब वो हमको इस नंबर के साथ कुछ करने के लिए कह सकता है। ठीक है, और कोई नंबर हमारे मन में आ गया, जैसे हमारे मन में आ गया 25, तो ये भी एक नंबर है जो हमने खुद को दिया है। ठीक है, तो बस अब ऐसे कुछ गिवन नंबर्स का अगर फैक्टर सोचने के लिए हमें कह दिया जाए, तो जैसे कि मान लीजिए कि एक हमें नंबर दे दिया गया है 12, पूछा जा रहा है कि इसके फैक्टर्स बताइए, तो इसके जो नंबर इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहे हैं एग्जैक्टली, मतलब दशमलव नहीं लेकिन पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहे हैं, लेकिन पॉइंट्स में ना काटें, एग्जैक्टली काटें, मतलब रिमाइंडर 0 कर दें और कुल मिला के इसके पहाड़ा में जो रहेगा वही एग्जैक्टली कटेगा। ठीक है ना, तो 2 के पहाड़े में 6 आता है तो कट जाएगा। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 के टेबल में आता है क्या? ये नहीं आता है, पूरी तरह से नहीं कटेगा, पॉइंट में चला जाए तो 5 इसका फैक्टर निकाल आएगा। इसका फैक्टर हो गया 6, इसका फैक्टर हो गया 12, तो ये लोग 12 के फैक्टर हो गए 1 2 3 4 6 एंड 12, ये 12 के फैक्टर हो गए। ठीक है, सिमिलरली अगर 17 के फैक्टर्स पूछे जाए तो 1 होगा, 2 3 4 5 6 ये लोग नहीं होंगे, केवल 17 होगा, तो इसके 2 ही फैक्टर हैं। ठीक है, तो फैक्टर कौन लोग फैक्टर हैं? ये लोग फैक्टर हैं, ये सभी लोग फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये लोग किसके फैक्टर्स हैं? 12 के। फैक्टर लोग क्या होते हैं? वो सभी नंबर जो किसी गिवन नंबर को पूरी तरह से काटते हैं वो उसके फैक्टर होते हैं। अगला हेडिंग हमें सीखना है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ओह माय गॉड, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, प्राइम नंबर्स जानने के लिए जरा कुछ गिवन नंबर्स को लिख लीजिए, कुछ गिवन नंबर्स को लिख लीजिए और उसके ऑल फैक्टर्स लिख लीजिए। ठीक है, जैसे कि 1 ले लीजिए, 1 के फैक्टर लिख दीजिए, 1 का फैक्टर 1 ही होगा, 2 का कौन कौन फैक्टर होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 का कौन कौन सा फैक्टर होगा? 1 होगा, 3 होगा, और 4 के कौन कौन फैक्टर होंगे? 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 किससे किससे कट जाएगा? 1 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 6 किससे कट जाएगा? तो ये कट जाएगा 1 से, 2 से और 3 से और 6 से। ठीक है, ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब इसमें प्राइम नंबर्स कौन है? तो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हैं वो सभी प्राइम नंबर हैं। देखिए यहाँ पे कितने फैक्टर दिखाई दे रहे हैं? 2 फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, तो ये बंदा प्राइम नंबर है। ये भी 2 फैक्टर है यहाँ पे, तो ये जो 3 है वो प्राइम नंबर हो गया। यहाँ पे 2 फैक्टर हैं, तो ये जो 5 है वो प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर होते हैं। आगे हमें जानना है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? तो कंपोजिट नंबर इन्हीं में मिल जाएगा जिसके 2 से अधिक फैक्टर हैं। देखिए यहाँ पे 2 से अधिक फैक्टर वाला ये है, तो यह जो है कंपोजिट नंबर हो गया। जिसके 2 से अधिक फैक्टर है वो कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक, 6 भी कंपोजिट नंबर हो गया, यानी 2 से अधिक फैक्टर वाले कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर में सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर को कितने फैक्टर चाहिए? 2 फैक्टर चाहिए, तो 2 के पास सबसे पहले हमें 2 ही ऐसा मिला जिसके पास 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, उसके बाद कंपोजिट नंबर में सबसे छोटा कौन होता है? तो 1 कंपोजिट नहीं होता है, 2 प्राइम होता है, 3 प्राइम होता है, 4 के पास 2 से अधिक फैक्टर है, 1 है, 2 है, 4 से करता है, वो 3 लोग से करता है, तो जिनके 2 से अधिक फैक्टर हैं वो कंपोजिट होते हैं, तो 4 हमारा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, इसके बाद हमको सीखना है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स सीखने हैं इसके बाद हमें। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो को प्राइम नंबर्स ऐसा पेयर होता है, एक ऐसा पेयर होता है, ठीक है, जो कट के और अधिक छोटा ना हो। जैसे कि मान लीजिए कि है 7 और 13 का पेयर, तो ये ऐसा पेयर है जो अगर 7/13 हम लिखते हैं तो कट के छोटा नहीं होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि हम एक भोला भला नंबर ले लिए 12, बहुत कुछ कटता है, लेकिन अगर इसकी जोड़ी 17 के साथ बैठा दी जाए तो 12/17 कभी भी कट के छोटा नहीं होगा, क्योंकि ये तो कई लोग से कटता है लेकिन ये कई लोग से कटता नहीं है। ठीक है, ये दोनों लोग सिर्फ एक से ही कट सकते हैं, तो ये और अधिक छोटे होंगे नहीं, एक से काटने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 12/17 ही रह जाएगा। तो ऐसे लोग को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये को प्राइम नंबर्स हैं, ये को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, और जैसे कि अगर मान लीजिए कि 12 और 18 ले लिया जाए, 12/18, तो ये कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 2 बार में और ये 6 से कट जाएगा 3 बार में, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। ये जो पेयर है जोड़ा है ये को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, को प्राइम नंबर ऐसा पेयर होता है जो कट कर और अधिक छोटा हो सके। ठीक है, और जो नहीं हो पाएगा वो को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद हमें समझना है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये बेसिक टर्म है, ये समझना जरूरी है और ये लगातार दिमाग में चलता रहना चाहिए, याद रहना चाहिए हर वक्त। तो आप इसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके समझ जाइए, याद कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन, हमें ये चीज़ समझना है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो जो आप इस प्रकार से कुछ किसी नंबर को काटा करते थे ना बचपन में, यही प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे यहाँ पे दे दे कि आपको मान लीजिए कि 30 दे दे, ठीक है, तो 30 को हम लोग डिवाइड करते थे
2 से कटा है, 2 से कर देते थे, आ गया 15, 15 2 से नहीं कट रहा, 3 से करते थे, आ गया 5, फिर 5 से कर दिया, खत्म हो गया। तो कहते थे 30 का प्राइम फैक्टरेशन हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो इसका नाम प्राइम फैक्टरेशन क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें पहले यहाँ शुरू करते हैं। फैक्टराइजेशन में हमें शब्द दिखाई दे रहा है, फैक्टर शब्द दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सभी लोग उसके फैक्टर है, 2 भी 30 का फैक्टर है, 3 भी है और 5 भी है। ये भी उसको पूरी तरह से काट रहा है, ये भी उसको पूरी तरह से काट रहा है, ये भी इसको पूरी तरह से काट रहा है, ठीक है। लेकिन 30 को तो 6 भी काटता है, लेकिन 6 यहाँ पे नहीं है कहीं, 10 भी काटता है लेकिन वो नहीं है। तो ये जो 6 और 10 ये लोग जो छूट गया है वो लोग कंपोजिट नंबर है, ठीक ना। तो यहाँ पे हेडिंग क्या है कि ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो प्राइम हो, यानी केवल प्राइम फैक्टर्स को बुलाया गया है, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स को बुलाया गया है, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स को बुलाया गया है। तो प्राइम फैक्टर्स को ढूंढना ही प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। और ये कुछ इस प्रकार से होते हैं कि इनका फिर से आपस में मल्टीप्लाई हो तो वापस वो नंबर जनरेट हो जाता है, ठीक है। इन सबका 5 3 15 2 30 वापस ये नंबर जनरेट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको एलसीएम निकालना या एचसीएफ निकालना ये सब नहीं कहलाता है, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो तो दिमाग से हटा दीजिएगा। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, मतलब प्राइम फैक्टर्स को ढूंढना, किसी नंबर के में कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। और अगर किसी में एक नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो जैसे कि मान लीजिए कि हम 20 का प्राइम फैक्टर्स निकालें तो 10 2 से कटा दिया 5 और 5 से कटा पाया 1, तो 20 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसको हम पावर में लिख लेंगे 2 के पावर 2 इंटू 5। तो ऐसे हम उसको पावर्स में लिख देते हैं, फिर आगे की स्टडी करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन आगे इसके और भी एप्लीकेशन है, अभी देख लिया जाएगा। लेकिन इस हेडिंग के अंतर्गत इतनी बातें सीखनी थी, ठीक है, कि प्राइम फैक्टरेशन क्या होते हैं, तो ये होता है, ठीक है। और ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। हम चाहें तो पहले इसको 5 से डिवाइड कर सकते थे, 2 से हम लास्ट में डिवाइड कर सकते थे। तो ऑर्डर के लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन बस प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, और वो भी जो उसके फैक्टर हो, जो उसको काट रहे हैं पूरी तरह से सिर्फ उन्हीं लोग का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। आगे हमें समझना है फैक्टर ट्री क्या होती है। तो समझ लीजिए कि रियलिटी में ये जो होती होगी, ठीक ना। लेकिन फिलहाल आज के लिए आप समझ लीजिए इसको कि यह बस प्राइम फैक्टराइजेशन का ही एक स्टाइलिश रूप है, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। कैसे, देखिए, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी 36 का प्राइम फैक्टरेशन किया था, तो उसको फैक्टर ट्री से भी वहाँ तक पहुंचे जा सकते हैं ना, प्राइम फैक्टरेशन कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले उससे छोटे से स्टार्ट किए थे, तो देखते कौन से प्राइम नंबर से सबसे पहले कटेगा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड किए तो ये 12 टाइम्स में कट गया, ठीक है। अब इसको छोड़ दीजिए, अब इसको डिवाइड कीजिए, तो ये 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 6 बार में। फिर ये छोटा हो गया, अब इसको छोटा करते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे 3 बार में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वहाँ पे हमें मिला था 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पे भी वही मिल जा रहा है, ठीक है, जो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में मिला था। तो समझ लीजिए कि उसी का ये बदला हुआ एक रूप है, स्टाइलिश रूप है, ठीक ना। तो इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें हमें बात ध्यान देनी है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 2 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो कभी क्या करता है कि यहाँ पे वैल्यू गायब कर देगा, सॉरी यहाँ पे अभी रहने देते हैं। कभी क्या करेगा, यहाँ का वैल्यू गायब कर देगा, एक्स लिख देगा, बोलेगा बताइए कैसे आएगा। तो हम जान रहे हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 6, ठीक है। तो ये बात ध्यान देनी है, ठीक है। और कभी कभी क्या करेगा कि यहाँ का वैल्यू गायब कर देगा और पूछेगा बताइए यहाँ पे कौन सा वैल्यू होगा। तो हम जाने इन दोनों मल्टीप्लाई की स्थिति बना था, तो हम ये भी जानते हैं कि इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 6 डिवाइड होगा 3 बार में, यानी यहाँ पे 3 रहेगा, ठीक है। कभी कभी क्या करेगा कि इसको गायब कर देगा, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि इससे अगर इसको डिवाइड किया तो ये आया था, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। तो 3 से 6 को डिवाइड कर देंगे तो 2 बार में कट रहा है तो इसका वैल्यू 2 होगा, ठीक है। तो ऐसे ही वो कोई भी वैल्यू गायब कर देगा, वैल्यू गायब कर देगा, 3 दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, ठीक है। नहीं तो इसको निकालना है, ये गायब है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, फैक्टर ट्री वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। एक हमारे सीबीएसई द्वारा जो क्वेश्चन बैंक दिया गया है ना, उसमें एक क्वेश्चन पूछा भी है। तो जरा मैं आपको वो क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ। सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो ये कि ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, कैसा फैक्टर दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग जो लिखा हुआ है, इसमें कौन कौन सी वैल्यू गायब की गई है। एक्स की वैल्यू गायब है, वाई की वैल्यू गायब है और जेड की वैल्यू गायब है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख के समझा रहा हूँ। एक फैक्टर दिया हुआ है जिसमें एक्स दिया है, एक्स को 2 पार्ट्स में बांट दिया है 5 ऐसे करके, फिर यहाँ पे वाई दे दिया है, यहाँ पे दे दिया 2 5 3, फिर यहाँ पे 11, यहाँ पे जेड। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 वैल्यू गायब किया है, ठीक है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो एक्स निकालना आसान है, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब ये गायब किया है, तो मैंने बताया था आपको कि ये गायब रहेगा, इससे डिवाइड कर देंगे इसको, जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये गायब है, तो इधर वाला गायब रहेगा, तो मतलब राइट हैंड वाला गायब रहेगा तो लेफ्ट हैंड वाले से डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड वाला आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड वाला गायब रहेगा तो राइट हैंड वाले से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड वाला आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला गायब रहेगा तो नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझिए कैसे होगा, ठीक है। तो इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। कुछ और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसमें, कुछ क्वेश्चन ऐसा दे देगा जिसमें बोलेगा कि मान लीजिए दे देखिए 120 दे दे और बोले कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का पावर कितना आएगा, ठीक है। तो हम इसका पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फिर जो भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे उसको पावर्स में लिख लेंगे। मान लीजिए 2 का पावर 3 आ रहा है और 3 की पावर 2 आ रहा है, तो हमसे केवल पूछा था कि 2 का कितना पावर आएगा इसके प्राइम फैक्टर में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 आ रहा है तो हम 3 पे टिक लगा देंगे, ठीक ना। समझ में आ रही है ना बात।
आगे और क्या ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, ऐसा कोई दे सकता है क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 420 ले लिया और बोलेगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, और जो भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2 का पावर जो भी आएगा, 3 का पावर जो भी कुछ आएगा, और भी कोई नंबर आ रहा है 5 के पावर जो भी कुछ आएगा, तो बोल रहा है कि उनके सारे पावर्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसको प्राइम फैक्टर्स को ऐसे एक्सपोनेंट के पावर में लिख देंगे, फिर जो भी लोग रहेंगे, जितने लोग रहेंगे सबको सबके पावर्स को जोड़ने के लिए बोलेगा। तो आप समझ रहे हैं ना क्या करना है, तो एक्सपोनेंट जो भी मिलेंगे उनको फिर जोड़ लीजिएगा, थोड़ा सी मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद एक बात ये ध्यान रखना है कि अगर हम किसी चीज़ का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो इसके लास्ट में कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, तो जिसके शरीर में आप पहले एक जीरो वाले को लेते हैं, मान लीजिए कि ऐसे है 120 है, तो जिसके भी शरीर में एक जीरो होगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जरूर एक पेयर 25 का जरूर आएगा, मतलब एक जीरो समझ लीजिए, एक जीरो बराबर 25 का एक पेयर कन्फर्म आना है। अब मान लीजिए लास्ट में 2 जीरो है तो समझ लीजिए 25 का 2 बार पेयर कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा, 25 एंड 25 2 बार आएगा। किसी लास्ट में 3 बार जीरो है तो समझ लीजिए 25 फिर 25 जरूर 25 के 3 पेयर्स हमको मिलेंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो आया 60, 2 से डिवाइड किया तो आया 30, 2 से डिवाइड किया तो आया 15, 3 से डिवाइड किया तो 5 आया, ठीक ना। तो इसमें कितना जीरो था, लास्ट में एक जीरो था, एक ही जोड़ा बनेगा 25 का, देखिए यहाँ पे 25 का बना, ठीक ना। तो ये भी इसके अंदर एक मतलब ये ध्यान देने योग्य बात थी, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें 2 जीरो है तो देख लीजिए इसको 50 आया, फिर से 2 से कट रहा है तो 25, फिर 5 से कट गया, तो देखिए इन दोनों को मिलाकर एक जोड़ा बन गया इन दोनों को, तो लास्ट में 2 जीरो था तो 2 बार 25 आया, ठीक है। तो क्या पता इस कॉन्सेप्ट को भी उठा करके कुछ पूछ दे, तो इसीलिए पहले से तैयार रहिएगा कि जिसके लास्ट में 2 जीरो हैं, ठीक ना, उसके अंदर 2 बार 25 आएगा, जिसके लास्ट में 1 जीरो है उसके बाद उसके प्राइम फैक्टर में 1 बार 25 आएगा, जिसके लास्ट में 3 जीरो है उसके प्राइम फैक्टर में 3 बार 25 आएंगे। इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, दे देगा किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे दे दे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, बोलेगा बताइए कि अगर चाहे इसको और बढ़ा कर दे, ठीक है, और 13 दे दे, इतना लंबा चौड़ा दे दे, ठीक ना, और बोलेगा बताइए कि ये जिस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके लास्ट में कितने जीरो थे, ऐसे पूछते तो यार हमारा टाइम वेस्ट करवाना चाहता है। जो बच्चे स्ट्रिक को नहीं जान रहे हैं वो क्या करेंगे, पहले सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जानेंगे कि लास्ट में कितने जीरो आ रहे हैं। और अगर आपको मालूम है कि जीरो केवल 2 और 5 मिलकर ही बनाते हैं और कोई बना ही नहीं सकता, तो अब देख लेंगे 25 का कितना पेयर है। यहाँ पे देखिए 25 का एक पेयर ये है और 25 का एक पेयर ये है, तो इसमें ये 5 छूट जा रहा है, इसका पेयर नहीं बैठ रहा था, अकेला ये जीरो नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो 25 का कितने पेयर है, 2 पेयर है, तो ये जो भी नंबर होगा उसके लास्ट में 2 जीरो कन्फर्म है होंगे, ठीक है। तो इसका यही बोला था मैंने, उल्टा पूछ सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन दे देगा, बोलेगा कि जिस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके लास्ट में कितने जीरो रहे होंगे, तो हम देख लेंगे 25 के कितने पेयर हैं उतने जीरो होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमें समझना है HCF, हमें समझना है HCF, ठीक है। और हमें ये भी समझना है कि LCM क्या होता है, ठीक है। अभी LCM समझा जाएगा, पहले HCF समझते हैं। तो सपोज कीजिए हमारे पास 2 नंबर है, एक नंबर है मान लीजिए एक नंबर है 12 और एक नंबर है मान लीजिए कि 20, ठीक है। तो 12 और 20, ठीक है। तो एक एक अक्षर को समझते हैं, यह मतलब फैक्टर, इसके कितने फैक्टर होंगे 12 के, 12 1 से कटेगा, देखिए इन लोग इसके जो फैक्टर्स होंगे अक्सर इससे छोटे ही होंगे, ठीक है। तो हम लोग उसको नीचे लिखेंगे, ठीक। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको समझना है, अगर HCF LCM, देखिए आपको HCF LCM निकालने आता होगा उससे काम नहीं चलेगा, आपको नंबर देख करके LCM HCF समझ में अगर नहीं आता, यानी आप सही से HCF LCM को जानते नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए उस कॉन्सेप्ट को समझिए प्लीज। तो जैसे 12 दिया है तो उसके पहले फैक्टर्स कीजिए, पहले हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। इसके फैक्टर अभी सिखा रहा हूँ ना, अभी हम डायरेक्ट बता नहीं रहे हैं कैसे होगा, अभी प्रोसेस चल रहा है। देखिए इसके फैक्टर्स लिखिए, तो 1 से करता है, 2 से करता है, 3 से करता है, 4 से करता है, 6 से करता है और 12 से करता है, 20 के 6 से करता है, 1 से 2 से 4 से 5 10 और 20, ठीक है। इन दोनों के हमने फैक्टर्स लिख दिए। अब 2 अक्षर पकड़िए, कॉमन फैक्टर देखिए कौन कौन कॉमन फैक्टर है। 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, लेकिन 4 दोनों में, लेकिन 3 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में नहीं है, 6 भी दोनों लोग में नहीं है, ठीक है, 10 भी दोनों लोग में नहीं है, 12 भी दोनों लोग में नहीं है और 20 भी दोनों लोग में नहीं है। तो कॉमन फैक्टर कौन बन बचे, यानी 1 2 4, यानी अब देखिए यहाँ पर हमने क्या निकाला, हमने कॉमन फैक्टर निकाला, ठीक है। यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं दोनों के, ऐसे कौन से नंबर जो दोनों को काट रहे हैं, तो 1 भी दोनों को काट रहा है, 2 भी दोनों को काट दे रहा है, 4 भी दोनों को काट दे रहा है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स है उनमें हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट बंदा कौन है, सबसे बड़ा कौन कॉमन फैक्टर है, तो इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है 4, तो इन दोनों का HCF हो जाएगा 4, ठीक है। तो हमें किसी नंबर को देख करके डायरेक्ट बताना होता है कि उसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि 25 है, तब जानते हैं 5 से कट जाता है ये, और मान लीजिए कि ये 10 है, 5 है मान लीजिए, ठीक है। तो ये बताइए इन दोनों का HCF क्या होगा, बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को काट सके, ठीक है। तो बड़ा से बड़ा नंबर है 5 जो दोनों को काट देगा, ठीक है। हम 10 12 13 14 ले लेंगे तो दोनों उससे नहीं कट पाएंगे, ठीक ना। तो HCF ऐसे ही होता है, ठीक। जैसे कि अगर हम पूछते हैं यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे हम 7 लिखते हैं, पूछे बड़ा से बड़ा नंबर कौन है जो दोनों को काट देगा, तो भाई इसको 1 ही दोनों लोग काट पाएगा और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके, इसलिए इसका HCF 1 ही होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि हमसे हमेशा HCF पूछा जाता है। जैसे कि फिर से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 15 है और 20 है, तो इसका HCF कितना होगा, बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को काटे और सबसे बड़ा से बड़ा हो, तो वो है 5, ठीक ना। 5 से दोनों लोग कट जाएंगे और इससे बड़ा कोई नंबर नहीं जो दोनों काटेगा। आपको भी डायरेक्ट ही बोलना है, ठीक है। अभी आप तुरंत सीख रहे हैं और सीख गए हैं, आपको कोई दोबारा कोई वीडियो या कोई बुक से प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो 5 हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग से कभी भी LCF नहीं पूछा जाता है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो पूछा जाता है, लेकिन लोएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं पूछा जाता है। लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दोनों को काटे और सबसे छोटा हो, तो दोनों को काटने वाला सबसे छोटा नंबर है 1। तो हम आपसे इससे पहले कोई भी क्वेश्चन पूछे, जैसे कि एक बार पूछे थे 5 और 25 का HCF कितना था, बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों काट दे, 5 था जो बड़ा से बड़ा दोनों काट लेंगे, लेकिन LCF सबसे छोटा नंबर कौन है जो दोनों काट दे, तो 1, ठीक है। और आपसे कोई क्वेश्चन पूछा था मैंने, मान लीजिए कि 12 ले लें और 20 ले लें, तो बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों लोग को काटते हैं वो कौन सा नंबर है, तो वो होगा 4 मिल गया HCF।
इनका एलसीएफ कौन होगा, छोटा छोटा नंबर जो दोनों काट दे तो 1। तो एलसीएफ कभी भी चेंज नहीं होगा, कोई भी हम नंबर ले लें, कितना भी नंबर ले लें, अगर हम 4-5 नंबर भी ले लें, जैसे कि मान लीजिए कि 17 ले लें, 20 ले लें, 94 ले लें, इसका जो कि एलसीएफ पूछे लिस्ट कॉमन फैक्टर, वो छोटा छोटा नंबर जब तीनों काट दे तो वो हमेशा 1 है। तो इसीलिए एलसीएफ नहीं पूछा जाता है, क्योंकि वो तो वैल्यू हमेशा फिक्स्ड है, 1 ही होगी, ठीक है। दिमाग लगाने में मजा किसमें आता है, एचसीएफ में, मतलब वो बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों लोग को काट दे, चाहे तीनों लोग को काट दे। और ध्यान रहे, जैसे कि एक नंबर है 20, एक नंबर मान लीजिए कि 30, एक नंबर है 40, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा इसका एचसीएफ, यानी बड़ा से बड़ा नंबर जो तीनों लोग को काट दे, तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन होगा, 10 होगा, जो तीनों लोग को काट रहा है, ठीक है। तो ध्यान रहे, इसके नाम में भले ही बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन वो नंबर अक्सर इन लोग से छोटा ही होगा, ठीक है। इन लोग से ऊपर बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, उन लोग से डाउन में ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इस बंदे को भले ही बड़ा रहना है, लेकिन उन लोग को काटना है, तो उन लोग से थोड़ा डाउन रहेगा तभी तो उन लोग को काट पाएगा पूरी तरह से, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, उन्हीं दोनों नंबर में से एक नंबर एचसीएफ हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि 15 और 30 दिया है, तो 15 से 30 ऑलरेडी कट ही रहा है, 30 का जो एचसीएफ आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 ही आएगा, क्योंकि 15 से 15 भी कटेगा, 15 से 30 भी कट जाएगा। तो अक्सर जब ऐसा होता है कि एक नंबर से वो दूसरा नंबर ऑलरेडी कट रहा है, ठीक है, तो यही एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कब काम देगा, जब एबीसीडी का फॉर्म में दिया होगा, मान लीजिए दे दे कि ए बी एक दे दिया और ए दे दिया है ए क्यूब बी क्यूब, पूछ दे भाई इसका एचसीएफ बताओ, तो अब फंस अब मे भी, लेकिन एक और तरीका जिससे कि ये कवर हो जाएगा, चलिए छोड़िए इसको। लेकिन नंबर में ध्यान दीजिए कि नंबर में अगर एक नंबर दूसरे काट रहा है तो एचसीएफ पूछा जाएगा, तो वही नंबर एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। इस तरह से एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो अक्सर जो भी नंबर हमें दिए रहेंगे, जैसे मान लीजिए कि दे दिया है 4 दे दिया और 5 दे दिया, उसका पूछे एलसीएम बताइए, ठीक है। तो एलसीएम इन लोग से बड़ा होगा, क्योंकि एम मतलब मल्टीपल, यानी इन लोग से कई गुना होगा वो, ठीक है। तो देखिए पहले एम से शुरू करते हैं, मल्टीपल्स लिखिए, 4 का मल्टीपल लिखिए, तो 4 का पहाड़ लिख दीजिए, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 8 12 16 20 24 ऐसे 1, 5 का टेबल लिख दीजिए, 5 10 15 20 25, ठीक है। तो हमने मल्टीपल लिखा, लेकिन अब हमको कॉमन मल्टीपल लिखना है। अब हम कॉमन मल्टीपल लिखेंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो क्या 4 दोनों में है, नहीं, 5 दोनों में नहीं, 10 8 दोनों में नहीं है, 12 15 दोनों में नहीं है, मतलब 20 दोनों में है, क्या है 60 नहीं है, तो हम लोग को 20 वो नंबर मिला जो, तो कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा, यानी सबसे पहले कौन सा मिला हमें कॉमन मल्टीपल 20, ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 20, हमारा एलसीएम यहाँ पे आ गया 20, ठीक है। हम बिना वैसे लिखे भी निकाल सकते थे, कैसे, हम सोचते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के पहाड़े में आता है, ठीक है। तो 4 से आगे बढ़ेंगे, 5 से आगे बढ़ेंगे, तो 20 वो नंबर है जो दोनों के पहाड़े में आएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक दे दिया है 20 और एक दे दिया 30, इन दोनों का एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। यानी सबसे पहले इन लोगों को पहाड़े में कौन मिलेगा, तो आप जानते हैं कि 20 40 होता है और 60 होता है, ये भी देखिए 30 30 60 होता है, 60 पे भी पहुंच रहा है, 60 पे भी पहुंच रहा है। तो सबसे पहले वो नंबर जो मिला है इन लोग का एलसीएम, यानी कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से कट रहा है वो 60 हो गया, ठीक है। अगला कौन सा नंबर मिलेगा, अगला मिलेगा, इसी का ध्यान रहे, ये एलसीएम आपको समझ में आ गया कैसे क्या होता है, ठीक है। वो दोनों नंबर से सबसे पहले जो कटता है वही एलसीएम होता है। अब इससे आगे जाने पर भी और भी लोग मिलेंगे जो दोनों से कटेंगे, लेकिन सबसे छोटा तो यही रहेगा। तो अगला कौन मिलेगा, तो ध्यान है जो मिलता है उसी का डबल फिर आगे मिलेगा, और आगे जाएंगे तो इसी का ट्रिपल वाला ही हमको मिलेगा, तो 60 का पहाड़ा वाला ही होता चला जाएगा। लेकिन इसमें सबसे छोटा पूछता है लिस्ट, तो लिस्ट यही है, एलसीएम ही होता है। तो हमसे एचसीएफ क्यों नहीं पूछा जाता है, एचसीएम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कॉमन मल्टीपल ये भी है, कॉमन मल्टीपल ये भी है, कॉमन मल्टीपल ये भी है, तो उसका लोएस्ट पूछा जाता है। लोएस्ट एलसीएम 60 हो गया, लेकिन एचसीएम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं पूछा जाता है, क्योंकि हाईएस्ट वाला पता नहीं कौन होगा, ठीक है, वो अनंत में चला गया होगा, बहुत ऊपर चला गया होगा, तो इसलिए नहीं पूछा जाता है, क्योंकि वो कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो बहुत बड़ा नंबर होगा, इसलिए हमसे हमेशा केवल एलसीएम पूछा जाता है, ठीक है। ओके, तो अगर हम ध्यान दें यहाँ पर, तो जैसे कि 20 30 को पूरी तरह से 10 भी काट रहा है, 5 भी काट रहा है, तो और 2 भी काट रहा है और 1 भी काट रहा है, ठीक है। तो हमसे जब नीचे वालों से पूछा जाता है तो एचसीएफ पूछा जाता है। एचसीएफ मतलब इन लोग में हाईएस्ट, यानी इनके करीब में जो है, ठीक है, सबसे ऊपर में। और जब ऊपर वालों का जो इनको ये लोग काट रहे हैं उसमें से पूछा जाता है तो लोवेस्ट पूछा जाता है, यानी एलसीएम इसके करीब में, ठीक ना। यानी इधर से चले तो जो सबसे पहले आ जाए, ठीक ना, उसको पूछा जाता है। छोटे वाले ऊपर वालों में इधर ऊपर जाए तो सबसे पहले जो मिल जाए वही पूछा जाता है, ठीक है। और ये भी ध्यान रहे कि हमेशा एचसीएफ से एलसीएम पूरी तरह से कट जाता है, ये भी मतलब एक ज्ञान है, ये हमको रहना चाहिए जानकारी कि इससे हमेशा कट जाता है। अब इससे क्यों कट जाता है, क्योंकि इससे ये लोग कट जाते हैं और ये लोग उसको काटते हैं। 10 अगर 20 को काट दे रहा है 2 बार में, ठीक ना, और 20 बन गया है 60, यानी 3 बार बड़ा हो गया है, तो 2 बार में वो काट ही रहा था, तो ये 3 लोग हो गए 20 20 20, तो 2 2 2 यानी 2 2 4 2 6 बार में तब काटेगा इनको, ठीक ना, तो काटेगा जरूर, ठीक है। इनको काट रहा था 3 बार में, ये डबल हो गए, तब जब वहाँ पे 3 बार में काट रहा था वहाँ पे 3 का डबल 6 बार में काटेगा उनको, ठीक है। तो ये हमेशा उसको डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये डायग्राम अच्छे से समझ लीजिए, यही होते हैं एलसीएम एचसीएफ। हमेशा ध्यान रखिए कि डायरेक्ट ऐसे ही सोच करके निकालना है, ठीक ना। और जो क्वेश्चन बड़े होंगे उसके लिए एक दूसरा तरीका है, नहीं बता रहे हैं। अभी हमने जो लिखा हुआ था 10 और 20, ठीक है, तो इनका एचसीएफ कितना था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों को काट दे, बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों काट दे, सॉरी वो क्वेश्चन कुछ और था ना, वो था 20 और 30 था, 20 और 30 था, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना था, 10 था, बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों काट दे वो 10 है। और इन लोग का एलसीएम कितना था, इन लोग का एलसीएम मैं हमेशा ऊपर लिखूंगा, ठीक है, और आपको समझने के लिए यही बेस्ट तरीका है, इसलिए मैं इसे लिख के समझाता हूँ। तो एचसीएफ नीचे हो गया, एलसीएम ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि इन लोग से बड़ा होता है, तो वो बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों डिवाइड करेगा वो कौन है, दोनों से कट जाए वो कौन है, तो 60 है, ठीक है। तो एक मैजिक हम अगर इसमें नोटिस करें तो देखिए, हम लोग का ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड नंबर था, ठीक है। अगर हम फर्स्ट और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 2 0
20 और 30 है तो जीरो किनारे कर देते हैं, तो 2 जीरो, ठीक है, और 3 दूनी 6, 3 टू 6, तो ये 600 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा जो HCF है और LCM है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो भी यह कितना आएगा, 600 ही आएगा, 60 10 जा 600, ठीक ना। तो ये हमेशा होता है, ये हमेशा होता है कि अगर हम LCM और HCF का मल्टीप्लाई करें उनका वैल्यू और फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का मल्टीप्लाई करें उनका वैल्यू हमेशा इक्वल ही आता है। तो ऐसा 2 नंबर वालों, अगर 2 नंबर हैं, 2 नंबर का LCM HCF की बात हो रही है तो उसके लिए फार्मूला काम करता है, ठीक ना। लेकिन 3 नंबर का LCM HCF का गुणा उन तीनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ये फार्मूला 3 नंबर्स के लिए नहीं है, फार्मूला किसके लिए सूटेबल है, 100% करेक्ट है 2 नंबर्स के लिए, ठीक है। तो ये भी बात साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि 3 नंबर वालों के लिए नहीं बनाया गया है, कितने नंबर वालों के लिए बनाया गया है, 2 नंबर वालों के लिए। 2 नंबर अगर कहीं होते हैं तो उनका LCM और HCF का गुणा एक तरफ और उनके फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का गुणा का बराबर आता है, ठीक ना। ये काम क्यों करता है, तो इसके ऊपर मैंने एक स्टोरी बताता हूँ, वो स्टोरी सुन लीजिए कि ये अक्सर ये कैसे काम करता है। जैसे कि ठीक है 40 और 15 है, 2 नंबर है, ठीक है। अब हम इनकी बात करेंगे LCM और HCF की, तो इन दोनों का HCF देखते हैं क्या आता है। वो हाईएस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो वो हाईएस्ट नंबर जो दोनों डिवाइड कर देगा वो होगा कितना होगा, 10 दोनों को डिवाइड नहीं करेगा, 15 से दोनों नहीं कटेंगे, तो 5 है जो दोनों को डिवाइड कर देगा, ठीक है। HCF हो गया 5। इन लोग LCM की बात करें, यानी वो नंबर जो सबसे पहले दोनों पहाड़ में आता हो, तो 40 दूनी 40 तो आता नहीं है 15 पहाड़ में, 80 नहीं आता है इसके पहाड़ में, और 40 दिया 120, तो 120 है वो इसके पहाड़ में भी आता है और 15 के पहाड़ में आता है, क्योंकि 15 पहाड़ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पहाड़ में आता है, तो इसलिए 120 इन लोग का क्या हो गया, LCM हो गया, ठीक है। LCM हो गया 120, ठीक है। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर LCM इंटू HCF का काम कैसे आता है, ठीक है। इसके लिए मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, स्टोरी सुन लीजिए। स्टोरी ये है कि मान लीजिए कि ऐसे कहीं पे जो है कि मान लीजिए कि धोनी अपने गाँव गए हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने शाम का वक्त है तो अपनी बाइक लेकर के घूमने निकले हैं, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि 2 बड़े-बड़े बच्चे मैच खेल रहे हैं, और 2 मतलब बड़े बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, और एक छोटे बच्चे से वो कीपिंग करवा रहे हैं, और उनमें से एक बंदा जो है कि बॉलिंग कर रहा है, एक बंदा बैटिंग कर रहा है, ठीक है। और बस छोटे बच्चों को लगा रखा है कि भाई तुम गेंद पीछे जाएगी तो तुम ही पकड़ना और फेंकना मेरे पास, ठीक है। तो इतने में धोनी वहाँ घूमने गए थे, उस रास्ते जा रहे थे, तो उन्होंने जो है कि देखा कि दूर ऐसे एकांत में वो लोग खेल रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे कोई मतलब उनको रिस्क तो था नहीं, तो वो भी मतलब घूमने के लिए और मस्ती करने के लिए बाइक रोके वहाँ पर और पैदल चल दिए उन लोग के फील्ड में खेलने के लिए उन लोग के साथ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई टीम बांट करके होगा, तो टीम कैसे बटेगी, वो दोनों बड़े लोग एक तरफ हो गए, और धोनी ने बोला कि धोनी और मैं और ये जो छोटा वाला लड़का है छोटू, हम लोग एक तरफ हो गए, ठीक है ना। तो फिर पहले उन दोनों की बैटिंग आई, तो उन्होंने एक बड़े ने 40 रन बनाया, एक ने 15 रन बनाए, ठीक ना। और जब फिर धोनी और इस छोटे बच्चे का नंबर आया तो धोनी अकेले 120 रन बना दिए, और उस छोटे बच्चे ने एक आध बार सिंगल भाग करके 5 रन बना दिए, या फिर उसने एक बार ऐसा सिंगल निकालने की कोशिश की तो गेंद 4 रन चली गई, एक बार सिंगल निकाला होगा, ठीक ना। अभी देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा 15 4 जा 60, 600 ही आएगा, ठीक ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए 12 5 जा 60, ये भी 600 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी इक्वल आ रहा है, ठीक ना। तो आखिर में ये इतने बड़े-बड़े नंबर थे तो ये लोग उसकी भरपाई कैसे कर लिए, क्योंकि इसमें भले ही एक नंबर छोटा है लेकिन एक नंबर ऐसा है जो इन लोग से भी काफ़ी बड़ा है, इसलिए इन लोग का भी जो मल्टीप्लिकेशन का नंबर आ रहा है और इन लोग का जो मल्टीप्लिकेशन नंबर आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। इसीलिए वो फार्मूला बना कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर ऑलवेज इक्वल होता है LCM इंटू HCF के, ठीक है। तो इस पे ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं, अभी हम लोग देख लिया जाएगा। कुछ इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन देख लेते हैं कि आखिर में हमारे डेली लाइफ में देखिए CBSE इस बार क्या कर रहा है कि जितने भी क्वेश्चंस पूछ रहा है उनको अक्सर रियल लाइफ से रिलेटेड करके ही पूछ रहा है, या उन्हीं क्वेश्चन को पूछ रहा है जो अक्सर रियल लाइफ से रिलेटेड हों, ठीक है, या उन पे कहानी बनाई जा सके, ठीक है। तो देखिए हम लोग हर चीज़ को प्रैक्टिकली समझेंगे, उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रैक्टिकली HCF को हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ हमें डेली लाइफ में HCF की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई आप छोटा सा ऐसे रूम है, और मान लीजिए रेक्टेंगल शेप का है, और उसके फर्श पे आप लगाना चाहते हैं टाइल्स, ठीक है, टाइल्स लगाना चाहते हैं। और मान लीजिए कि यह है मान लीजिए कि यह है 40 सेंटीमीटर लंबा, और इधर से मान लीजिए कि यह है 60 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है। तो आप इस पे जो है टाइल्स लगवाना चाहते हैं, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है, आपने देखा वो टाइल्स लगता है तो अगर लास्ट में जाकर के छोटा पड़ जाता है तो बड़े बड़े टाइल्स को काटना पड़ जाता है, तो पता चलता है कि शुरू में तो पूरे बड़े बड़े साइज के टाइल्स हैं और लास्ट वाला जाके छोटा हो गया, तो जो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो HCF हमें बताता है, इससे क्या बताता है कि वह बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर देगा, तीन दोनों का HCF क्या होगा, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर देगा, तीन दोनों का HCF होगा 20 से 40 भी कट जाएगा और 20 से 60 भी कट जाएगा, यानी 20 इसको कितनी बार में काटेगा, 2 बार में काटेगा, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक ये 20 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर, यानी अब देखिए इसको 20 कितनी बार में काटेगा, इसको 3 बार में काटेगा, 20 मान लीजिए यहाँ तक 20 फिर यहाँ तक 20, ठीक है। यानी 20 इसको भी काट रहा है 20 इसको भी काट रहा है, यानी HCF इन दोनों का 20, यानी अगर हम 20/20 का टाइल्स लाएं, ठीक ना, जिसकी लेंथ भी 20 हो और ब्रेथ भी 20 हो, तो उस टाइल्स में से कुछ भी नुकसान नहीं जाएगा, ना कम पड़ेगा ना ज़्यादा होगा, बिल्कुल फिटिंग बैठेगा, ठीक है। तो 20/20 का हम टाइल्स ले सकते हैं ना। कितना टाइल्स लगेगा, एक ये 2, फिर यहाँ पे देखिए कितना लगेगा, 3 3 6, ये टोटल 6 टाइल्स लगेंगे, ठीक ना। तो HCF ने हमें मदद किया कि हम अपने रूम में टाइल्स लगवाना है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने बाई कितने का टाइल्स रहेगा तो एक भी टाइल
जो कि वेस्ट नहीं जाएगा और ना कम पड़ेगा ना ज़्यादा पड़ेगा और कहीं काटना पीटना नहीं पड़ेगा, सब फुल साइज में अट जाएगा, ठीक है। और हम ये तो हमारा SCF था 20, ठीक है ना। हम चाहे तो इससे छोटे वाली को भी ले सकते हैं ना, हम 10x10 भी ले सकते हैं और भी जो लोग थे उसको भी ले सकते हैं, लेकिन हम बड़ा टाइल लगवाना चाहते हैं तो 20x20 का ले सकते हैं। उससे बड़ा लेंगे तो जरूर किसी तरफ काटना पीटना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम बड़ा टाइल जो इसमें लग सकता है वो 20x20 का है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये कुछ SCF का यूज़ है, ठीक है। एक और यूज़ देखते हैं SCF का जो हमारे डेली लाइफ में हो सकता है। मान लीजिए कि किसी ने 120 एप्पल्स खरीद लिए हैं, ठीक ना, और उन्होंने केवल जो है कि 90, मान लीजिए किसी ने 120 एप्पल्स खरीदे और 90 खरीद रखा है पाइन एप्पल्स, मान लीजिए, ठीक ना, अनानास केवल 90 खरीद रखे हैं, ठीक ना, लेकिन उनको ये गिफ्ट देने हैं केवल मान लो कि, लेकिन वो चाहते हैं कि हम जिसको भी ये दें, ठीक है, वो उसको हम ये जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है, तो वो उसको इक्वल नंबर में ही, मतलब ये नहीं चाहते कि किसी को कम जाए किसी को गिफ्ट में ज़्यादा चला जाए, और सबको इक्वल अमाउंट में देना चाहते हैं। और ये भी साथ ही साथ देने वाले भी चाहता है कि उसके पास कुछ बचे भी ना, ठीक है, और इक्वल अमाउंट में सबको बांट दिया जाए। तो इसका SCF देख लीजिए क्या होगा। SCF इसका होगा 30 से भी कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा। हाँ डियर स्टूडेंट्स, तो ये 30 से जो कि कट रहा है ना, तो 30 से कितनी बार में कटेगा, तो ये कट जाएगा 4 बार में, और ये कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, ठीक ना। तो अगर हम 4 और 3 का जोड़ा बनाएं, यानी 4 एप्पल ले लें और 3 पाइन एप्पल्स ले लें, तो ऐसे ऐसे 30 लोगों को दिया जा सकता है। ऐसा बॉक्स पैक करके कितने लोगों को दिया जा सकता है, 30 लोगों को दिया जा सकता है, ठीक है। ना तो इससे एप्पल इनके पास और पाइनएप्पल भी नहीं बचेगा और किसी को कम ज़्यादा भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक ना। तो सबको इसमें से 4 इसमें से 3 लेकर के ऐसे पैकेट बना देंगे, ठीक ना, 4 3 का। तो ऐसे कितने पैकेट बनेंगे, ऐसे कितने पैकेट बनेंगे 4 3 का, तो ऐसे टोटल 30 पैकेट्स बनेंगे, ठीक है। तो SCF हमें इस बात में भी मदद करता है कि हम अधिक से अधिक 4 और 3 एप्पल का ही ग्रुप बना सकते हैं, जिसमें कि कुछ बचेगा भी नहीं और इक्वल पैकेट्स में अट भी जाएगा। तो ये भी किसका प्रैक्टिकल यूज हो गया, ठीक है। SCF का एक यूज होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। इस पे सिंपल पेपर में क्वेश्चन नंबर 21, सिंपल पेपर क्वेश्चन नंबर 21 भी इस पे बेस्ड है। तो हालांकि ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने पे भी इसका काम आता है। जैसे कि मान लीजिए हमको 12/18 को काट पीट के सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, मान लीजिए कहा कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ठीक ना। तो देखिए फिर से वो काटना पड़ेगा, किससे कटेगा, 3 से 2 बार में और 3 से, अब जाके ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इसी को अगर इन दोनों का SCF सोचिए क्या होगा, 12 और 18 का बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे तो वह होगा 6, 6 से भी कट जा रहा है, 6 से ये भी कट जा रहा है, ठीक है। तो बड़ा से बड़ा नंबर 6, तो 6 से अगर दोनों को काटा जाए, मतलब 6 से दोनों को काटा जाए तो 6 2 12 6 3 18, एक ही बार में सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। यानी लेकिन आप एक बात समझिएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा वो, ठीक है। बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इस छुपी हुई जानकारी पे कि किसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसको उसके SCF से अगर डिवाइड कर दें उन दोनों लोग को, तो वो एक ही बार में, मतलब एक ही झटके में वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं। अब देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया है हमारे जो सिंपल पेपर जो है, सिंपल पेपर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। देखिए उसमें क्या पूछा है, बोल दिया कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 12 15, देयर SCF इज 81। तो सिंपल पेपर में क्वेश्चन नंबर 21 है कि 2 नंबर है जिनका सम है 12 51, ठीक है। 2 नंबर है जिनका सम है 12 51 और उनका HCF है 81, SCF है 81, यानी फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर का वैल्यू दे दिया है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का वैल्यू दे दिया है 12 51, उनका SCF है 12 51 और SCF है 81, ठीक है। तो आगे बोल रहा है कि देन पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स, कितने ऐसे नंबर हैं जिनको जोड़ने पे ये आ सकता है, मतलब वो ये पूरी कितने ऐसे पेयर हो सकते हैं जिनको जोड़ने पे 12 51 नहीं आए और उनका SCF 81 ही रहे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो ये तो पहली बार मैं भी पढ़ा था तो जो है कि काफ़ी देर तक सोच में पड़ गया था कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि उन लोग SCF 81 है ना, तो इसी के सहारे हम लोग काम करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ऊपर 12 लिखा है नीचे 18 लिखा है, तो अगर उसका SCF हमें मालूम है तो उससे हम डिवाइड करेंगे तो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर इसका SCF कितना होगा 6 होगा, उससे डिवाइड करेंगे तो 2 और 3 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इसका SCF 81 है, ठीक है। तो जैसे कि इस 6 से आपने दोनों काटा था, ठीक है, वापस अगर 6 इसका दे दो तो ये वापस वो नंबर आ जाएगा जो था, ठीक है। तो उसी तरह हमको SCF मालूम है, तो मान लेते हैं कि हम इसमें SCF में अगर हम हो सकता है कि x मान लीजिए SCF है तो हो सकता है x से मल्टीप्लाई करने पे वापस ये आ जाए ऊपर वाला नंबर इसका, ठीक है। और SCF में है y का मल्टीप्लाई करने पे वापस ये नीचे वाला नंबर आ जाए, ठीक है। तो उन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 1251 आ जाना चाहिए, ठीक है। आई बस में क्योंकि SCF 81 है तो जरूर वो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए हमें वो नंबर नहीं मालूम है, फर्स्ट और सेकंड मालूम नहीं है, ठीक है। तो 81 उसको डिवाइड करेगा तो वो कुछ कट के x और y आएगा ना, हम जानते हैं 81 को वापस इसमें गुणा कर दें, इसमें 81 को वापस करते तो दोनों लोग आ जाएंगे, ठीक ना। यानी हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा वह 81x के बराबर होगा और सेकंड नंबर जो होगा वो 81
वाई के बराबर होगा, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्वेश्चन में दिया ये 1251 आएगा, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 81x प्लस 81y इज इक्वल टू 1251, तो यहाँ पे 81 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1251, ठीक है। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 81 से इसको डिवाइड कर देंगे 1251 अपॉन 81। बट स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 1251 नहीं है 1215 है, ठीक है, ये 1215 है, ठीक है। तो 81 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 15 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देख लेंगे कि x प्लस वाई 15 कब कब आता है, ठीक है। तो 1 और 1 और 14 ऐड करेंगे तो भी 15 आता है, ठीक है। और 2 के साथ 13 जोड़ दिया जाए तो भी 15 आएगा, और 3 के साथ 12 जोड़ दिया जाए, या 4 के साथ 11 जोड़ दिया जाए, या फिर 5 के साथ 10 जोड़ दिया जाए, या फिर 6 के साथ 9 जोड़ दिया जाए, या फिर 7 के साथ कितना जोड़ दिया जाए 15 लाने के लिए 8 जोड़ दिया जाए, या फिर 8 के साथ 7 जोड़ दिया जाए। लेकिन ये वाला पेयर आ चुका है, ठीक है। तो 15 लाने के लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 पेयर है 15 लाने के लिए। लेकिन हमको सिर्फ 15 तक ही नहीं सीमित रहना, हमको ये भी सोचना है कि सारी बातें फॉलो हों, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि आंसर में 1 2 3 4 5 6 7 आंसर नहीं दिया होगा। आंसर दिया होगा, आंसर में किसको किसको हटा देगा, इसको रखेगा, इसको भी रखेगा, इसको नहीं रखेगा, इसको नहीं रखेगा, इसको भी नहीं रखेगा, इसको रखेगा, यानी 3 लोग हटा दिया, केवल 4 लोग बचा है, ठीक है। तो बस बोलेगा कि सही आंसर है 4। सही आंसर 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि उसका आपने जानते हैं कि उसका HCF 81 था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग 3 और 12 लेंगे तो 3 और 12, जैसे मैंने बोला था कि HCF से जब हम काटते हैं 6 से हम जब इसको काटे थे दोनों लोग को, तो ये 12 2 में 3 में कट गया था, तो वो जो नंबर आया था वो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में था ना, वो और अधिक छोटा नहीं हो सकता था, लेकिन ये 3 और 12 कभी कट के और अधिक छोटे हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए 114 हो सकता है, 213 हो सकता है, लेकिन यह नहीं हो सकता है, 411 हो सकता है, क्योंकि कट के और अधिक छोटे नहीं हो रहे हैं ये, ठीक है ना। और 7 8 हो सकता है। सिर्फ 4 ही लोग x और y की वैल्यू के लिए सुटेबल है, उचित है, ठीक है ना, जो इस क्वेश्चन को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर 4 होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इतना समझ लीजिएगा कि जो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे, जो कट के और अधिक छोटे नहीं हो सकते हैं, मतलब जो को प्राइम होंगे, जैसे 114 को प्राइम हो गए, 213 411, उन्हीं लोग लीजिएगा। जो कट के और अधिक छोटे हो सकते हैं उनको छोड़ दीजिएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो अपना शॉर्टकट में काम चलाइए, ठीक है। इसको मिटाते हैं और प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चन एलसीएम पे देख लेते हैं। एलसीएम में कैसे प्रैक्टिकल सिचुएशन दे देता है। एलसीएम ऐसे दे देगा कि जैसे कि 2 घड़ियां हैं जो 6 AM पे एक साथ रिंग कर रही हैं, ठीक है, या फिर इसको हटा दीजिए, बस बोलेगा कि 2 घड़ियां हैं, एक हर 4 मिनट बजती है, एक हर 3 मिनट बजती है और एक हर 10 मिनट बजती है। तो पूछ देगा बताइए तीनों एक साथ अब कितने मिनट बाद बजेंगी, ठीक है। तो यानी तीनों लोग का मुलाकात कराना है, तो ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम निकालना होता है। तो 4 के ऐसा नंबर ढूंढिए जो 4 के पहाड़ में भी आता हो, 3 के पहाड़ में भी आता हो, 10 के पहाड़ में भी आता हो, ठीक है। तो 4 के पहाड़ में 16 18 आता है, लेकिन 10 उसके पहाड़ में आता है। आगे बढ़ेंगे 24 32 पहुंच जाएंगे तो भी 10 के पहाड़ में आता है। तो 40 जो है 40 इसके पहाड़ में इसके पहाड़ में आता है, 3 के पहाड़ में आता है। आगे बढ़ेंगे और 60 पे पहुंच जाएंगे हम लोग। 60 वो नंबर है ऐसा जो 4 के पहाड़ में भी आता है, 3 के पहाड़ में भी आएगा और 10 के पहाड़ में भी आएगा। यानी अगर कोई घड़ी है अलार्म में जो हर 4 मिनट बज रहा है, हर 3 मिनट बज रहा है, हर 10 मिनट बज रहा है, तो तीनों अब एक ही साथ जब वो 60 मिनट होगा तो एक ही साथ बजेंगे। तो ऐसे अलार्म वाले क्वेश्चन में एलसीएम का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को घुमाकर पूछने के लिए ये कर देता है कि मान लीजिए कि तीनों घड़ियां 7 AM पे सेट कर दी गई, 7 AM पे सेट कर दी गई, हर 4 मिनट पे बजने के लिए, 3 मिनट पे बजने के लिए, हर 10 मिनट बजने के लिए, तो दोनों एक साथ कब बजेंगे, तो दोनों एक साथ 60 मिनट बाद बजेंगे। तो 60 मिनट बाद टाइमिंग क्या हो जाएगा, अभी 7 बज रहा था, 60 मिनट बाद टाइमिंग हो जाएगा 8 AM, इसलिए ऑप्शन में हम 8 AM को चूज करेंगे। और अगर इस तरह से नहीं दिया हुआ है, बस पूछा कि दोनों एक साथ तीनों एक साथ कब बजेंगे, तो 60 मिनट बाद, तो ऑप्शन में 60 मिनट देख के लगा देंगे, ठीक है। इतना कॉमन सेंस तो लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद इसमें और क्या, एक क्वेश्चन पूछा है रेस वाला, जैसे कि मान लीजिए कि कोई सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, तो कोई इसको 12 मिनट्स में इसका एक राउंड पूरा कर दे रहा है, कोई 18 मिनट्स में इसका एक राउंड पूरा कर दे रहा है। तो पूछ दिया कि दोनों कब एक साथ मिलेंगे, ठीक है, वापस कब मिलेंगे। तो यानी 12 और 18 दोनों एक साथ कब मिलेंगे, यानी इन दोनों का क्या पूछ रहा है, इन दोनों का पूछ रहा है एलसीएम पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में भी एलसीएम निकालना पड़ता है। तो अब 12 दूनी 24 बात यानी 36, तो 12 बन जाए 12, 12 से 24, 12 से 36, 36 वो नंबर है जो 18 और 12 दोनों में आता है, ठीक है। तो दोनों जो है कि तब 36 में जब मिलेंगे वो लोग, यानी शुरू में जब रेस स्टार्ट होगी उसके 36 मिनट बाद दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। उस समय इस 12 वाले का तीसरा राउंड होगा, क्योंकि 12 3 जा 36 होता है, और 18 वाले का अभी दूसरा राउंड होगा, ठीक ना। तो यानी 12 वाला का ये तीसरा राउंड रहेगा, यहाँ पे पहुंचा रहेगा, और 18 वाला का भी मतलब अभी दूसरा राउंड रहेगा, ठीक ना। तो दोनों का मुलाकात फिर से होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में भी एलसीएम का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब मूव करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, इसी कि एलसीएम और एचसीएफ पैरेंट फैक्टराइजेशन से कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। जैसे कि कुछ नंबर दे देगा कि मान लीजिए बोल दे कि 42 का और 36 का एलसीएम बताइए, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो ध्यान हेडिंग क्या है हम लोग का, हेडिंग ये है कि एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी आप देखेंगे इस पर ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, इस मेथड पे। तो इसको बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये 2 से कटेगा 21 आएगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 7 से कट जाएगा 1 आ गया, यानी हम लोग लिख सकते हैं 42 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है। 36 को निकालते हैं तो 2 से कटेगा 18 आएगा, 2 से डिवाइड होगा तो
9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 3, फिर 3 से डिवाइड होगा तो हो गया 1, ठीक है। तो यानी 36 को लिख सकते हैं हम लोग। 2 2 बार है तो 2 के पावर 2 और 3 2 बार है तो 3 के पावर भी 2, ठीक है। हो गया ऐसा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बताइए एलसीएम। तो एलसीएम में रेड कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है, चाहे नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। इन दोनों से पूछ रहा है एलसीएम बताइए क्या होगा, ठीक है। और फिर पूछ देगा इसमें से एचसीएफ। एचसीएफ को मैं कौन कलर से लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा छोटा नंबर होता है ना, इसलिए एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक है। तो अक्सर आप लोग भूल जाते हैं कि कॉमन वालों को लिया जाता है कि कौन सा लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक कहानी सुननी होगी, ठीक है, और उस कहानी से ही आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेंगे, ठीक है। तो कहानी है, अभी देखिए इन कहानी है एक बैंक मैनेजर की और एक गरीब बुढ़िया की, ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक चौराहा है, वहाँ पे कोई बैंक मैनेजर आता है, ठीक है, अपने मतलब उसका बैंक का ड्यूटी समाप्त हो गई है, तो आया उस चौराहे पर, वहाँ पे फल बिक रहे थे, ठीक है। और तो उसके उसके बारे में हमें सोचना है कि वो क्या क्या खरीदेगा वहाँ पे, ठीक है। और एक ऐसी गरीब बुढ़िया को बारे में सोचेंगे जो उसी के बैंक में आई थी, ठीक है, लेकिन उसको समझ लीजिए मंथली 1000 पेंशन आता है, उसी से उसका घर का पूरा खर्चा चलता है। तो मान लीजिए घर से वो बस 30-40 रुपये अपने साड़ी में बांध करके आई थी, जिसमें से वो मान लीजिए कि 10 रुपये का 10 रुपये, या मान लीजिए कुछ किराए में चला गया 5 रुपये, वापस 5 रुपये जाने में लग जाएगा, ठीक है। तो फिर भी वो सोची है कि घर पे उसके छोटे-छोटे मतलब उसके नाती हैं, ग्रैंडसन, ठीक है, तो उनके लिए वो कुछ खरीद के फल ले जाना चाहती है, ठीक है। और उसी बैंक का बैंक मैनेजर जिसकी सैलरी मान लीजिए कि लाखों में है, ठीक है, तो वो भी उसी चौराहे से खरीद के ले जाना चाहता है। तो अब सोचेंगे यहाँ पे कौन क्या खरीदेगा, ठीक है। तो देखिए कहानी, इसका मतलब क्या है, कहानी में देखिए क्या-क्या होता है कि जो बैंक मैनेजर है, ठीक है, वो अगर मान लीजिए कि मैंगो बिक रहा है, ठीक है, तो मैंगो वो कहाँ से लेगा? जिस जिस ठेले पर वो सबसे सस्ता बिक रहा है वहाँ से लेगा, या फिर जिस पे सबसे महँगा बिक रहा है वहाँ से लेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि बैंक मैनेजर सबसे महँगे वाले में से लेगा, इसलिए क्योंकि उसके पास पैसे की कमी नहीं है। वो दुकानदार से पूछेगा कि भाई आपका मैंगो इतना महँगा क्यों है? तो आप इतना महँगा क्यों बेच रहे हो? तो वो बताएगा कि साहब इसका क्वालिटी बहुत बढ़िया है, खा के देखिए, ठीक है। और वो लोग उतना अच्छा वाला नहीं है, इसलिए वो लोग सस्ता में बेच रहे हैं, ठीक है। तो बैंक मैनेजर कौन-सा वाला लेगा? अगर सभी ठेलों पर जो भी फल बिक रहा है उसमें से जहाँ पे सबसे महँगा क्वालिटी में होगा, साफ-सफाई वाला से होगा, वही वाला खरीदेगा, ठीक है। और प्लस मान लीजिए कि सेब बिक रहा है और सेब जो है कि केवल 2 ही ठेले बिक रहा है, तीसरे ठेले पे नहीं बिक रहा है। फिर भी बैंक मैनेजर सेब लेगा और उन दोनों ठेले में से भी किसी उसी यहाँ से लेगा जिसके पास महँगा होगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि ये ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो वो सेब भी ले लिया, ठीक है। और किसी एक ठेले पर मान लीजिए कि केवल एक ही ठेले पर मान लीजिए पाइनएप्पल बिक रहा है, अनानास बिक रहा है, तो बैंक मैनेजर वो भी खरीद लेगा। अब वो अकेले एक ही ठेले पे बिक रहा है फिर भी खरीद लेगा। और ऐसा खरीद क्यों रहा है वो? क्योंकि वो अगर अपने घर जाएगा तो उसके जो बच्चे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि वो कहे कि उसके बच्चे आएँगे कि डैडी आ गए, डैडी आ गए। तो वो डैडी पूछेंगे लोग डैडी क्या लाए हैं? तो बोलेंगे आप लोग के लिए मैं मैंगो लाया हूँ। तो हो सकता है उनका छोटा बच्चा रूठ जाए, कहे कि मुझे मैंगो नहीं खाना है, आप रोज़ मैंगो लाते हैं मैं नहीं खाऊँगा, जाइए मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपसे नहीं बोलूँगा। तो क्या होगा? तो इसलिए वो ऑप्शन के तौर पर एप्पल भी ले गया है, पाइनएप्पल भी ले गया, मार्केट में जितने प्रकार के फल हैं, ठीक ना? केला वगैरह जो भी कुछ मिल रहा है सब ले जाएगा, क्योंकि और उसमें से भी बेस्ट क्वालिटी मिलेगा, सबसे महँगा वाला वो ले जाएगा, ताकि उसके बच्चा अगर एक पे रूठे तो दूसरा दे दे, दूसरे पे रूठे तो तीसरा ऑप्शन दे दे उसके सामने, ठीक ना? और जो बच जाएगा तो बैंक मैनेजर उसके यहाँ मान लीजिए कि कोई साफ-सफाई करने वाला आता होगा और भी कई तरह के लोग काम करने वाले आते होंगे, तो नौकर-वोकर होंगे, गेटकीपर होगा, तो वो बच जाएगा तो उन लोग को दे देगा, उन लोग के बच्चे के लिए, ठीक है ना? बाकी वो लोग अपने खा जाएँगे, ऐसा कुछ करके ना। तो इसलिए उसको लेने में और पैसे की कमी है नहीं, तो वो उसको ऐसे खरीदने में कोई हिचक नहीं हो रही, ठीक है? अब वहीं पे अब देखते हैं कि इसके अपोज़िट में गरीब बुढ़िया क्या-क्या करेगी। गरीब बुढ़िया पहली बात तो वही फल लेगी जो हर ठेले पे बिक रहा हो, ठीक है? ये क्यों लेगी वही वाला फल? क्योंकि उससे ये पता चलता है कि ये सीज़नल फल है, ये सीज़न वाला फल है, तभी तो हर ठेले पे बिक रहा है, ठीक है? तो इस सीज़न का है यानी थोड़ा सस्ता भी होगा और हर ठेले में भी वो हर ठेले पर दाम पहले पूछेगी कि कितने रेट का है, तो उसमें से जो सबसे कम दाम वाला होगा वहीं से खरीदेगी, ठीक है ना? तो ये नहीं कि वो मतलब सड़ा खरीद रही है, बट उसी में से अच्छा ढूँढ-ढूँढ के निकाल-निकाल लेगी, लेकिन उसी ठेले वाले से लेगी जो सबसे सस्ते में दे दे, ठीक है? और यानी पहली बात तो वो वही फल खरीदेगी जो हर ठेले पे बिक रहा है, उसमें से भी जो सबसे सस्ते में दे देगा, उसके यहाँ से खरीदेगी, ठीक है? ये फ़र्क है। तो और यही बैंक मैनेजर क्या-क्या था, वो भाई किसी एक ही ठेले पे बिक रहा हो, चाहे 2 ठेले बिक रहा हो, चाहे तीनों ठेले बिक रहा हो, वो हर प्रकार का फल ले जाएगा, प्लस अगर 2 ठेले पे बिक रहा है, चाहे 3 ठेलों पे बिक रहा है, तो उसमें जो सबसे महँगा वाला बेच रहा है, उसके यहाँ से ले जाएगा, ठीक है? तो हम लोग की इस स्टोरी में गरीब बुढ़िया कौन है और बैंक मैनेजर कौन है? तो बैंक मैनेजर एलसीएम है, क्योंकि एलसीएम उन नंबर से अक्सर बड़ा होता है। मैंने आपने देखा होगा कि जब भी मैं मान लीजिए कि 6 और 12 का मैं आपसे एलसीएम पूछूँ, चाहे कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 6 20 ले लेते हैं, तो एचसीएफ पूछा जाए तो इसका एचसीएफ आएगा 2 नंबर है जो दोनों लोग को डिवाइड कर देगा, तो एचसीएफ हमेशा छोटा होता है, गरीब होता है, कम होता है। इन लोग का एलसीएम पूछें तो 60 आएगा, 60 वो नंबर है जो दोनों से पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है? तो अक्सर ये नंबर इन लोग से भी बड़ा होता है, ठीक है? तो हमारी इस स्टोरी में एलसीएम हमारा बैंक मैनेजर है और एचसीएफ वो गरीब बुढ़िया है, ठीक है? तो एलसीएम को हम आइए एलसीएम हम शॉपिंग करवा देते हैं। एलसीएम क्या करेगा, देखिए 2 इस ठेले पे भी बिक रहा है, 2 इस ठेले पे भी बिक रहा है। क्या बैंक मैनेजर 2 को खरीदेगा? खरीदेगा। 2 यहाँ पे सस्ता बिक रहा है, 2 का पावर 1 है, यहाँ पे महँगा बिक रहा है, कहाँ से लेगा वो? महँगा लेगा, उसको लगेगा कि अच्छी क्वालिटी होगा, यानी वो 2 के पावर 2 को अपने थैले में रख लेगा, ठीक है? फिर देखिए 3 इस ठेले पे भी बिक रहा है, 3 इस ठेले पे बिक रहा है, ठीक है? तो क्या वो खरीदेगा? ठीक है, खरीदेगा, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए ऑप्शन लेके जाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 पावर 2 है, तो कहाँ से खरीदेगा? जहाँ पे महँगा है वहाँ से खरीदेगा, तो 3 की पावर 2 को भी अपने थैले में रख लेगा, ठीक है? अब देखिए 7 एक नंबर दिखाई दे रहा है, एक 2 वाला फल दिख रहा था, 3 वाला फल दिख रहा था, एक 7 नाम का फल दिखाई दे रहा है, लेकिन वो सिर्फ़ इस ठेले पे बिक रहा है, इस पे नहीं बिक रहा है। क्या ये खरीदेगा? ये फिर भी खरीदेगा, क्योंकि इसको ऑप्शन ले जाना है ढेर सारा, ठीक है? तो यहाँ पे कितने रुपए में बिक रहा है? 7 की पावर 1 में बिक रहा है, तो 7 पावर 1 बिक रहा है, 7 की पावर 1 में ही खरीदेगा। अब जो रेट बिक रहा है उतने पे तो खरीदेगा, ठीक है? तो आपने देखा कि यह हर फल खरीदेगा और जहाँ महँगा मिल रहा होगा वहीं से खरीदेगा, ठीक है?
तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें इन दोनों नंबर का हमें एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। एचसीएफ निकालना है। अब गरीब बुढ़िया देखिए क्या करेगी, गरीब बुढ़िया वही फल खरीदेगी जो दोनों ठेलों बिक रहा हो। तो देखिए 2 फल है जो इस पे भी बिक रहा है, इस पे बिक रहा है, लेकिन गरीब बुढ़िया वहाँ से खरीदेगी, यहाँ पे सस्ता बिक रहा हो। सस्ता कहाँ बिक रहा है, यहाँ पर कितने रुपये बिक रहा है, 2 के पावर 1 में, तो 2 के पावर 1 को ये खरीद लेगी। और देखिए 3 वाला भी फल दोनों पे बिक रहा है, ठीक है, तो वो कहाँ से खरीदेगी, जहाँ सस्ता बिक रहा है, 3 के पावर 1 को भी रख लेगी। 7 को खरीदेगी नहीं खरीदेगी, क्योंकि समझ जाएगी कि या तो ये सीजन खत्म हो गया इसका, इसलिए सब लोग नहीं बेच रहे हैं, या फिर इसका सीजन भी आने वाला है इसलिए कुछ दुकानदार बेच रहे हैं, तो उसको समझ जाएगी कि काफ़ी महंगा होगा, तो वो ये नहीं खरीदेगी, ठीक है। तो इनका एचसीएफ आ जाएगा 6, और इनका एलसीएम निकालने के लिए हमें 2 2 4 2 2 4 3 3 9 और 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 63 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 कैरी 1 25 252 आएगा, ठीक है। तो ऐसे एलसीएम और एचसीएफ निकलता है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा एलसीएम और एचसीएफ बैंक मैनेजर वाली स्टोरी से और बुढ़िया वाली स्टोरी से ही निकालिएगा, ठीक है, तुरंत समाधान इसका मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक बात यहाँ पे लगे हाथ समझ लीजिए कि एनसीईआरटी क्लास 10th में ये बात को कैसे लिखा हुआ है, एलसीएम और यही बुढ़िया वाली कहानी को और बैंक मैनेजर वाली कहानी को देखिए कैसे लिखा हुआ है। देखिए बोल रहा है कि अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, उन्हीं लोग को प्रोडक्ट कीजिए जो स्मॉलेस्ट पावर वाले हैं, और ईच कॉमन फैक्टर मतलब पहली बात तो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, मतलब हर ठेले पे बिकना चाहिए, और उसमें से भी जो स्मॉलेस्ट पावर वाला है सिर्फ उसी को पकड़ना है, ठीक ना। तो जो कॉमन हो हर ठेले पे उसमें से स्मॉलेस्ट वाले को लेकर के गुणा कर लेना है, तो एचसीएफ निकल जाएगा। एलसीएम कैसे निकालना है, तो मैंने बताया था ना कि बैंक मैनेजर वाले में कि वो सभी फल को खरीदेगा, ठीक है, चाहे 1 पे बिक रहा हो चाहे 200 पे बिक रहा हो, ठीक है, और उसमें भी महंगा होगा वो। तो देखिए क्या करा है, तो बोल रहा है कि ईच प्राइम फैक्टर मतलब प्रत्येक को खरीदेगा और उसमें से भी ग्रेटेस्ट पावर को पकड़ेगा, उसका प्रोडक्ट निकालेगा, तो एलसीएम आएगा, ठीक है। तो आई बात समझ में। अब तक मैंने जितना बताया उसमें से 5वां क्वेश्चन है, समझ लीजिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चन का, 5वां नंबर क्वेश्चन। अब तक मैंने लगभग समझ लीजिए 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि 2 नंबर है जिनका एचसीएफ 1 है, बोल रहा है कि पेयर है जिसका एचसीएफ 1 है, तो पेयर के अंदर क्या हो सकता है, तो इसका जवाब है को प्राइम नंबर हो सकते हैं, को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि को प्राइम नंबर 1 के अलावा और किसी से कटते नहीं है, ठीक है। और वो पेयर प्राइम नंबर्स का भी हो सकता है। अगर दोनों प्राइम नंबर है, जैसे कि एक 7 है एक 19 है, ठीक है, तो वो भी एक के अलावा किसी से नहीं कटेंगे। तब ऐसा पूछा था कि मेरे पास मतलब एक पेयर है, यानी 2 नंबर है जिनका एचसीएफ 1 है, तो बताइए वो लोग कौन है। तो वो लोग दोनों को प्राइम हो सकते हैं, या फिर जो को प्राइम भी किसी और से नहीं करते हैं 1 के अलावा, और या तो प्राइम हो सकते हैं, जो प्राइम होंगे तो भी वो उनका एचसीएफ 1 ही आएगा। एचसीएफ 1 यानी अधिक सबसे बड़ा नंबर जो दोनों काट पा रहा है 1 है, यानी वो किसी से कट नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था मेरी तरफ से। इस सेशन में 6वां क्वेश्चन हम देखेंगे, बता रहा हूँ क्या हो सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 के पावर 2 3 के पावर 3 5 के पावर 4, और एक नंबर दिया हुआ है 2 के पावर 3 3 के पावर 2 इंटू 5, ठीक है। ये 2 नंबर है और इसका एचसीएफ एलसीएम पूछ रहा है। इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम जानते हैं कि वो दोनों ठेले बिक रहा है, तो वहाँ कौन सा लेगा एलसीएम, बैंक मैनेजर है ये तो महंगा वाला लेगा, ये पकड़ेगा। और 3 दोनों बिक रहा है, महंगा कहाँ बिक रहा है, यहाँ पे बिक रहा है, तो उसको पकड़ेगा। और 5 दोनों जो बिक रहा है, कौन सा वाला बैंक मैनेजर खरीदेगा, ये वाला खरीदेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यही हमारा एलसीएम आएगा। इसका एचसीएफ पूछेगा, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, तो बुढ़िया वही खरीदेगी जो दोनों ठेलों बिक रहा है, दोनों ठेलों बिक रहा है, 3 और 5 भी, चलिए सब खरीदेगी लेकिन सस्ता वाला खरीदेगी। तो ये 2 के पावर 2 खरीदेगी, इन दोनों में से ये वाला खरीदेगी, 3 के पावर 2 है, इन दोनों में से 5 को खरीदेगी, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आगे क्या करेंगे, बोला है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों लोग को डिवाइड करे, लेकिन ठीक है, लेकिन इसमें बच जाना चाहिए 9, जब डिवाइड करें तो इसमें 9 बच जाना चाहिए, ठीक ना, और इसमें 7 बच जाना चाहिए, यानी बड़ा से बड़ा नंबर जब इन दोनों को डिवाइड करेगा तो इसमें 9 बच जाए, इसमें 7 बच जाए, ठीक है। तो यार केवल अगर ये पूछता है कि बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे तो क्या करेंगे, यानी हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर देगा, लेकिन वो डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। लेकिन ये चाहता है कि नहीं रिमाइंडर इसमें 9 बचे, इसमें 7 बचे, तो देखिए क्या करना पड़ेगा। हम लोग पहले इसमें से 9 कदम नीचे उतर जाते हैं, तो 9 कदम नीचे उतर जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 276 बन जाएगा, ठीक है। इसमें से 7 कदम नीचे उतराइए, 7 कदम नीचे उतराएंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1242, ठीक है। हम एचसीएफ निकालेंगे इन दोनों लोग का, इन दोनों लोग का एचसीएफ निकालेंगे। इन दोनों का एचसीएफ जो होगा वो इन दोनों को तो पूरी तरह से स्वाहा कर देगा, पूरी तरह से काट देगा, ठीक है। लेकिन जब ये वाला नंबर इसको डिवाइड करने जाएगा तो यह नंबर इससे 9 रुपए ज़्यादा है, तो एचसीएफ जब पहाड़ा पड़ेगा तो यहाँ तक तो पहुँच जाएगा, लेकिन इतना रिमाइंडर बच जाएगा, यानी ये 9 जो गैप है इन दोनों के बीच में, जो 9 रुपए का गैप है यही बच जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर इसको डिवाइड करने जाएगा तो यहाँ तक तो पहाड़ा पड़ के पहुँच जाएगा, लेकिन 7 रुपए का गैप रह जाएगा, इस तक नहीं पहुँच पाएगा, यानी ये एचसीएफ इन दोनों को काट देगा, लेकिन इसको काटने जाएगा तो यहीं तक जाकर के मर जाएगा, सरेंडर कर देगा, थक जाएगा। तो यहाँ पे 9 बच जाएगा और यहाँ पे 7 बच जाएगा। यानी पूछा था कि वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इसको डिवाइड करे तो इसमें 9 बचे, इसमें 7 बचे, वो इन दोनों लोग का जो एचसीएफ है ना वही होगा, ठीक ना। इन दोनों लोग का एचसीएफ नहीं, इन दोनों का एचसीएफ तो इन दोनों को पूरी तरह डिवाइड कर देगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। इन दोनों को डिवाइड करने वाला एचसीएफ ही इन लोग वाला जो रिमाइंडर चाहते हैं वो देगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो, जैसे कि इवन नंबर क्या होते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे होते हैं ना, ठीक है। तो बोला कि किसी भी 2 लोग का एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करते हैं, तो आंसर आ रहा है कि 2 ही इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। कोई और पेयर ले लो, इनका एचसीएफ क्या आएगा, 2 ही आएगा। इन दोनों का एचसीएफ देख लो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो उसने ये पूछा था कि किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का एचसीएफ कितना होगा, तो आंसर है क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। क्वेश्चन 9 है, उसकी स्टोरी है कि एक हॉल है, ठीक है, एक हॉल है, इसमें
2 क्लास के बच्चों को एक ही साथ बैठाना है, ठीक है। एक क्लास में है 225 बच्चे और एक क्लास में है 135 बच्चे। एक क्लास में है 135 बच्चे, ठीक है। उन दोनों को हॉल में बैठाना है, तो मान लीजिए कि इधर ये स्टेज है, ठीक है, इन लोगों को यहाँ बैठाना है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि रो की बात किया है, तो पहली बात हम समझेंगे रो होता क्या है, ठीक है। तो आप समझिए कि मैं जो कि प्रेयर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए आप लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए आप ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जो केवल क्लास 10 तक ही है, उसके ऊपर नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं प्रेयर करवा रहा हूँ तो इस प्रकार से जो होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में कोई एक लाइन होगी जो एलकेजी की होगी, यूकेजी की होगी, नर्सरी की होगी। मान लीजिए एक लाइन में बस एक ही क्लास वाले बच्चे हैं, पूरे गर्ल्स बॉयज सब लोग। तो मान लीजिए कि या फिर चलिए ऐसे मान लीजिए, मान लीजिए केवल बॉयज़ का स्कूल है और ऐसे बस 10 तक ही है। तो मान लीजिए कि नर्सरी एलकेजी यूकेजी की लाइन होगी, ठीक है। तो 3 लाइन वो हो गई और 1 से लगाए 10 तक, तो 10 3 13, 13 बच्चे होंगे मेरे सामने इस तरह से, ठीक है। लेकिन पीछे की तरफ 13 ही नहीं होंगे, वो हो सकता है कि 20 25 30 तक हों, ठीक है। अब देखिए रो और कॉलम में किसकी स्पेलिंग बड़ी है, तो कॉलम की स्पेलिंग बड़ी, यानी जो इस लंबी लाइन पीछे की तरफ गई है वो हमेशा कॉलम होती है, और जो सामने वाले होते हैं बच्चे लेफ्ट से राइट का वो हमेशा रो होता है, ठीक है ना। तो ये स्टेज है, तो इसको हम स्टेज मान लेंगे इधर से इधर, तो ये हमारा रो हो जाएगा इधर से इधर, ठीक है। और जो पीछे की तरफ पूरा जा रहा है ये क्या हो जाएगा, ये कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बताइए ऐसा कि जितने इसके रो में जितने बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक ना, और उतने ही मतलब ऐसा सीटिंग कराइए इनका कि ये लोग एक रो के पीछे एक रो के पीछे एक रो के पीछे ये 225 ये भी हट जाए और 135 वाले भी हट जाए, और जितने इनके रो में एक रो में बच्चे उतने ही उनके भी एक रो में बच्चे हो जाएं, ठीक है। तो मान लो कि इन लोग को एकदम अलग अलग सीट दे दो, तो ये 225 हो जाएंगे, और उन लोग को एक एक सीट दे दो तो 135 होंगे, ठीक है। तो 135 और 125 में ये लंबा दिखा दे रहा है, छोटा दिखा दे रहा है, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। तो हम लोग यानी कुछ और उपाय करना पड़ेगा। तो अक्सर इसमें हम क्या करेंगे, एस इसका देखिए क्या आएगा 135 और 225 का, ठीक है। तो एस निकालने के लिए हम लोग पहले इसका प्राइम फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो 3 से कट रहा है तो कट जा रहा है, ठीक ना। तो 15 और ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है 3 की पावर 3 इंटू 5 और 225 है, 225 इसको 5 से डिवाइड किया जाए, चलिए 3 से भी कटेगा, ये 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा 5, ठीक है। तो ये आ रहा है 3 की पावर 2 और 5 पावर 2। इसका एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ मतलब गरीब बुढ़िया, ठीक है। एचसीएफ मतलब गरीब बुढ़िया, ठीक है। तो वह वही फल खरीदेगी जो दोनों ठेले पे अवेलेबल हो। तो 3 दोनों पे है, सस्ता कहाँ मिला है यहाँ पर, तो 3 की पावर 2 5 दोनों ठेले मिल रहा है, सस्ता कहाँ मिला है यहाँ पर, तो ये यानी 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 45, यानी 45 से ये भी पूरी तरह से कट जा रहा है, ये भी पूरी तरह से कट जा रहा है, यानी 25 लोग ये जो 225 इनको 45 यहाँ बैठाएंगे, फिर 45 बैठाएंगे, फिर 45, तो कुछ लाइन बाद ये भी कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर 135 पे 45 कट रहा है तो 45 45 करके बनाएंगे। तो ये थोड़ी ज़्यादा है तो ज़्यादा बार ये लोग बैठेंगे, और थोड़ा वो इसके 5 6 रो बनेंगे, उसके 3 4 रो बनेंगे, ठीक ना। दोनों लोग बैठ गए। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है। 2 टंकी है, ठीक है, एक 420 लीटर की है, ठीक, और एक टंकी है 130 लीटर की, 130 लीटर की, ठीक है। तो बोल रहा है कि वो बड़ा से बड़ा जग जो जिससे अगर इसमें से पानी निकालें और इसमें से भी उससे पानी निकालें तो किसी में कोई पानी बचना नहीं चाहिए, यानी उससे ये भी पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए पूरी तरह से, यानी वो नंबर इन लोग से इन लोग का वो बड़ा से बड़ा नंबर यानी एचसीएफ ही होगा जो इसको भी पूरी तरह से डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, यानी वो बड़ा से बड़ा। तो इसका एचसीएफ देख लेते हैं, 0 0 के लिए यहाँ पे मान लीजिए 0 ले लेते हैं, 13 और 42 में कोई रिलेशन है नहीं, यानी 10 ही आएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। तो 10 लीटर वाला बर्तन अगर रहेगा हमारे पास, ठीक है, 10 लीटर वाला बर्तन रहे तो उससे निकालेंगे तो 10 से कितने 42 बार में ये भी खाली हो जाएगा और 13 बार में ये भी खाली हो जाएगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रखा था, पूछ रहा था उस बड़ा से बड़ा बर्तन जो इन दोनों को इक्वल खाली कर दे लेकिन कुछ उसमें बचे नहीं, ठीक ना, कम ज़्यादा ना बचे, तो वो एक जवाब हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसके बाद 10 हमें मिल गया ना, अब इस 10 पे बेस्ड हमें एक क्वेश्चन ये पूछा था इसमें। अब देखिए इसी पे बेस्ड एक बात ये पूछा है कि जो एचसीएफ है, एचसीएफ है इन दोनों का 420, 130, ठीक है। अच्छा आप एक बात बताना भूल गया हूँ कि किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ पूछता है तो उसको ब्रैकेट में से कॉमा लिख देता है और बाहर एचसीएफ बोल देता है, इसका मतलब ये ना कि इन दोनों के एचसीएफ की बात कर रहा है, ठीक है। और इस तरह एलसीएम निकालना रहेगा तो ब्रैकेट में 2 नंबर को लिख देगा और बाहर एलसीएम लिख देगा, यानी उन दोनों का एलसीएम बात कर रहा है। 3 नंबर है तो तीनों को कॉमा लगा के ब्रैकेट में लिख देगा, बाहर एलसीएम लिख देगा, मतलब इन तीनों के एलसीएम की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो इन दोनों को बोला कि एचसीएफ कैन बी रिटन एज 420x प्लस 130y, तो बोला कि x और y का वैल्यू बताइए क्या होगा, ठीक है। ये काफी कठिन कर दिया। अब देखिए इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, तो मैंने निकाला कि इनका एचसीएफ आएगा 10, ठीक है। तो इनको एचसीएफ तो 10 आएगा, लेकिन भैया आप एचसीएफ निकालने के लिए इन लोग को बढ़ा क्यों रहे हो, क्योंकि इसमें x का गुणा करोगे तो 420 वैसे ही इससे ज्यादा है, तो ये लोग उसके बराबर कहाँ आएंगे, तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं बहुत, और ये x से गुणा का और बड़ा बन रहा है तो ये कहाँ बराबर आएगा, ठीक है। तो क्या होगा ऐसे केस में, तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे तो हमने पाया कि उसमें कुछ नंबर निगेटिव भी लिखे हुए हैं, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है एक 3 1, ऑप्शन एक दिया हुआ है 3 1, यानी x 3, तो इसको बड़ा कर देंगे तो कहाँ 10 के बराबर आएगा, तो 3 1 इसका ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि दोनों और बड़े हो जाएंगे फिर जुड़ेंगे तो इसके बराबर कहाँ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होगा नहीं। एक ऑप्शन दिया हुआ है -4, 13 यानी -4 से इसका गुणा करेंगे तो उधार हो जाएगा और ये और बड़ा हो जाएगा, तो शायद आए या ना आए, रख के देख लीजिएगा। और 4 13 2 3 एक दिया 4 13, ठीक ना, तो ये वाला शायद ज़्यादा सही हो, ठीक है। तो यानी जाहिर सी बात है दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, बहुत आगे निकल जाएंगे, जरूर इसमें से एक नेगेटिव होगा, तो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें हम रख के देख लेंगे कौन सा सही जवाब दे रहा है, जो सही जवाब देगा उसी को हम टिक कर देंगे, ठीक है। इसका एक यही मात्र सॉल्यूशन है, ठीक है। 84 63 और ऐसे 42 ऐसे स्टूडेंट हैं 8 9 10th के, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि कितने में रो मतलब एक रूम में कितने लोग बैठा जाए कि सब लोग इक्वल साइज में अटते चले जाए। 21 आएगा तो 21 बैठाएंगे तो ये 4 रो में बैठ जाएंगे, 21 इसको इसके पीछे बैठाएंगे तो ये 3 रो में बैठ जाएंगे, और 21 वालों को इनको बैठाएंगे तो 2 रो में बैठ जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ये पूछा था।
ठीक है। इसमें साथ ही पूछ रहा है कि अगर क्लास 7th वालों को भी बुला लिया गया जिसमें 98 स्टूडेंट है तब क्या होगा। तो यहाँ पे एक और स्टूडेंट बढ़ गया ना, 98 भी आ गया। तो अगर 98 21 से कट रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो हमें फिर से HCF निकालना पड़ेगा। तो जो भी HCF आएगा वो तो उतने उतने लोग को बैठाएंगे, ठीक है। यही कैसा क्वेश्चन था। क्वेश्चन है कि HCF 65 और 117 का एक्सप्रेस किया गया है 65m माइनस 117 ऐसा करके, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इन दोनों का HCF जो कि 13 5 65 और 13 9 ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसका HCF तो आएगा 13। अब 13 HCF छोटा नंबर होता है लेकिन इसमें आप गुणा करा रहे हो, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन शुक्र है कि ये इसमें से घट रहा है, ठीक है। तो यानी M का 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें से रख के देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जो इसमें पुट करने पे घटने पे 13 आ रहा है, वही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप आगे का संभाल लीजिएगा। है यह सिंपल पेपर का क्वेश्चन 25 है, ठीक है। इसने बोल दिया है कि हमें नंबर दे दिया है 221 बोल रहा है कि ये हमारे बोला है कि मेरे पास दो प्राइम नंबर है, एक P और एक Q, जिसमें P Q से बड़ा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया 221 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि बताइए 3P माइनस Q का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ये दोनों प्राइम नंबर है लोग और दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना आ रहा है, ठीक है। तो अक्सर जब हमने आपको बताया था, जब मैं प्राइम नंबर्स का एलसीएम बता रहा था, तो जो प्राइम नंबर होते हैं, मान लीजिए कि 5 है और एक 7 है, तो इन लोग का जो एलसीएम आएगा वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही आएगा, ठीक है। तो ये दोनों भी प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम जो है दोनों को मल्टीप्लाई करके ही आया होगा। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि 221 को अगर हम प्राइम फ्रैक्शन करें तभी पता चल जाएगा कौन लोग हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कोई फिक्स नंबर मिल जाएगा, ठीक है। शायद 13 और 17 ही आएगा, 13 17 ऐसा करके, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर 13 17 है तो हमारे चल गया कि अब इसमें से बड़ा वाला P होना चाहिए, तो 17 हो गया P और ये हो गया Q। तो हमें क्या करना है, P की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो 3 × 17 कर दीजिएगा और माइनस Q का वैल्यू कर दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा उस पर टिक कर दीजिएगा। यही दिया हुआ था सिंपल पेपर में क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि वो लिस्ट नंबर जो 1 से लगाए 10 तक के सभी नंबर से कट जाए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबसे कट जाए, ठीक है। यानी सबसे कटने वाला नंबर पूछ रहा है, इनसे बड़ा होगा जो सबसे कटेगा, यानी इन लोग का एलसीएम वो कौन सा नंबर है जो सबसे कट जाए, ठीक है। तो जैसे अगर हम 60 ले लेते हैं तो 61 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, लेकिन 7 से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो क्या किया जा सकता है, तो काम करते हैं, सबसे अच्छा सबका प्राइम फ्रैक्शन कर लेते हैं। इसका प्राइम फ्रैक्शन 1 आएगा, इसका आएगा केवल 2, इसका आएगा 3, इसका आएगा 2 के पावर 2, इसका कितना आएगा 5, इसका कितना आएगा 2 × 3 और 7 का आएगा केवल 7, 8 का कितना आएगा 2 के पावर 3, 9 का कितना आएगा 3 के पावर 2, 10 का कितना आएगा 2 × 5। अब जानते हैं ना कैल्शियम कैसे निकलता है। ये बैंक मैनेजर जो हर फल को खरीदेगा और अगर वो फल कई ठेले पर मिल रहा है, जो महंगा मिल रहा है उससे खरीदेगा, ठीक है। तो 1 ले लीजिए, 1 अकेला, 2 तो 2 तो यहाँ पे भी है, सबसे महंगा 2 कहाँ पे, यहाँ पे 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 ले लीजिए। 3 देखिए 3 यहाँ भी बिक रहा है, 3 यहाँ भी बिक रहा है, लेकिन यहाँ पे सबसे महंगा है, तो 3 के पावर 2 ले लीजिए। और 3 हो गया। अगला प्राइम नंबर 5 यहाँ भी है, तो 5 एक ही जगह है और उसका पावर सिंगल है। 6 है, 7 एक जगह बिक रहा है, 7 तो 7 ले लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही सबसे बड़ा नंबर होगा, जो इन सबसे पूरी तरह से डिवाइड होगा, ठीक है। ये टू जब 8 आएगा, ये 9 आएगा, ये 35 आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर होगा वही वो नंबर है जो इन सबसे कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। समझना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नेक्स्ट रीडिंग है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या करता है, ये केवल टारगेट करता है कंपोजिट नंबर्स को, ठीक है। कंपोजिट नंबर को टारगेट करता है। जैसे कि मान लीजिए 24 है, तो 24 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। तो ये कहना चाहता है कि आप 24 का प्राइम फ्रैक्शन कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा 12 6, ठीक है। तो ये देखिए 24 इक्वल टू क्या, 24 देखिए ना कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और वो सब लोग कौन नंबर है 2 2 2, ये सब प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहता है कि दुनिया कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे प्राइम नंबर को थोड़ा विलेन टाइप का मान के चले, थोड़ा खड़ूस मान के चले, और इनको थोड़ा भोला भाला मान के चले, क्योंकि लोग कई लोग कट जाते हैं, तो हमने क्या किया कि खड़ूस लोगों से एक भोले भाले नंबर का जन्म मतलब करा दिया, बना दिया, ठीक है ना। जैसे कि आपने कुछ ये कुछ ऐसा ही कहना चाह रहा है कि ये सब प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना। आप प्राइम्स का मल्टीप्लाई हुआ बना कौन है, कंपोजिट बना है, यही ये कहना चाह रहा है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर हो केवल प्राइम नंबर की भाषा में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। सबसे भोला भाला एक कोई और भोला भाला ले लीजिए, जैसे कि बहुत भोला भाला है 40 को ले लीजिए, बहुत भोला भाला नंबर है, ठीक है, कंपोजिट नंबर है ये, ठीक है। अभी देखिए इसको हम प्राइम फ्रैक्शन करेंगे तो केवल इसको हम प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। कटा 20 आया, फिर 10 आया, फिर 5 आया, फिर 5, देखिए सब प्राइम नंबर में एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। यानी 40 लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 5, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस कर दिया गया है, ठीक है। तो बस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोला है कि दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर, ठीक है, दुनिया कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर की भाषा में लिखा जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा फील लाने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने किसी कार के पीछे नंबर प्लेट पे पापा लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है। तो आप सोचे होंगे कि यार ये ऐसा कैसे गाड़ी का नंबर मिल सकता है, कखा में कैसे मिल सकता है। एक्चुअली कखा नहीं है, उसने 41, उसे गाड़ी का नंबर था 4141, तो उसने ऐसा ऊपर तक चिपका के लिखवा दिया है, तो जैसा लग रहा है कि पापा लिखा हुआ है, ठीक है। यानी उसने नंबर से कखा बना दिया, ठीक है। तो उसी तरह से ये है, प्राइम नंबर से कौन बन गया, कंपोजिट नंबर, ठीक है। और देखिए कोई जो है कि किसी बाइक का नंबर आपने देखा होगा कि उसकी बाइक पे लिखा हुआ है बॉस, ठीक है। आप सोचेंगे कि ये कैसे हो गया, बॉस कहाँ से उसका गाड़ी का नंबर हो गया, ठीक है। एक्चुअली उसने क्या किया ना, उसकी गाड़ी का नंबर था 8055, तो उसी को थोड़ा सा
फॉन्ट को चेंज कराकर उसने इस प्रकार से लिखवा दिया है, ठीक है। यानी हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर से ABCD बना दिया, यहाँ पे क्या किया, नंबर से को बना दिया। उसी तरह से ये कुछ फीलिंग दे रहा है हमें कि प्राइम नंबर से कंपोजिट नंबर बन गया, ठीक ना। तो इसको NCERT में देख लीजिए, ये क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एवरी कंपोजिट नंबर, देखिए लिखा हुआ ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आगे क्या लिखा हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन व्हिच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इसको मैं समझा दे रहा हूँ क्या कहना चाह रहा है ये। तो ये बोला है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यहाँ तक समझ में आ रहा है। आगे बोला है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, बोला कि ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, मतलब 24 में 3 बार 2 आया है और 1 बार 3 आया है, तो तुम दुनिया किसी भी कोने में रहोगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो हमेशा 3 तो 2 और 1 3 ही आएगा, ठीक ना। और यानी ये यूनिक है, मतलब ये फिक्स है, ठीक है, कि इसके अलावा और कोई तरीके से 24 नहीं आ सकता। तुम इसमें कोई घटा दोगे, इसको बढ़ा दोगे तो उससे 24 कतई नहीं आएगा, ठीक ना। तो दुनिया किसी भी कोने में रहोगे, 2 को 3 बार और 3 को 1 बार मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा 24 ही आएगा। आगे बोला था अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, अगर ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ठीक ना, ऑर्डर चेंज हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। मान लीजिए कि 3 यहाँ लिख दीजिए, फिर 2 और 2 से डिवाइड किए होते तो भी वही आता, ठीक ना। अगर बोले कि ऑर्डर को ना ध्यान दिया जाए, ऑर्डर अलग अलग हो सकता है लेकिन ये नंबर में परिवर्तन नहीं होगा, 2 3 बार आएगा ही आएगा और 3 1 बार आएगा ही आएगा, किसमें, 24 में। तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये जो नंबर आए ये यूनिक है, ये फिक्स है, इनके अलावा कोई और नहीं आ सकता, कोई नया नहीं आ सकता, इसमें कोई एब्सेंट भी नहीं हो सकता, ठीक है। केवल इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, ठीक है। ऑर्डर चेंज करने पे मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि आप चाहो तो पहले 3 से डिवाइड इसको कर सकते थे, आप 3 से डिवाइड करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये 3 8 जा, फिर 2 से कटता, फिर 2 से कटता, तो भी वही बात आई, ठीक। क्वेश्चन इस पे भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जरा देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है, मतलब बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, 1 2 क्वेश्चन ही बस। इसमें NCERT के एक्सरसाइज में ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 × 11 × 13 + 13 ना, ये बोला है कि ये कंपोजिट नंबर है, लेकिन बोला है कि कैसे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना होता है, इस पे ऑब्जेक्टिव बनाकर दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या करेंगे, दोनों में 13 है तो 13 कॉमन ले लेंगे, तो 13 जगह बाहर, यहाँ बच जाएगा 7 11, 13 तो बाहर चला गया, यहाँ पे 1 आ गया, और ये भी 13 बाहर चला गया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अभी 13 हो गया, इसका गुणा कर लेंगे तो 11 7 जा 77, 1 जा 7 77 ही होगा, +1, तो ये 13 बाहर है, ये आ गया कितना 78, ठीक है। तो 78 का प्राइम फ्रैक्शन कर लीजिए, 2 3 6 2 9 जा, ठीक ना। फिर ये 13 3 से काट दीजिए 13, और ये 13 से काट दीजिए 1, यानी ये 13 था ही, और ये 2 × 3 × 13 बन गया। देखिए ये सब देखिए, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से हमेशा क्या आता है, कंपोजिट नंबर आता है। कोई भी कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट प्राइम में लिखा सकता है, और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में हुआ है यानी प्राइम नंबर गुणा करने से प्राइम नंबर नहीं आएगा, हमेशा कंपोजिट नंबर ही आएगा। तो बोला था कि यह एक कंपोजिट नंबर है, ठीक ना। तो करा प्रूफ करो कैसे है, तो हम कहेंगे देखिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये सब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है तो ये इसलिए वो प्रोडक्ट प्राइम से कंपोजिट आता है, ठीक है। तो यानी ये भी एक कंपोजिट नंबर ही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक ना। तो उसको सॉल्व करने का या तो डायरेक्ट समझिए कि कंपोजिट नंबर ही होता है, ज़्यादा सॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं, और सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व होता है, कॉमन ले लिया जाता है, जो प्लस के बाद लिखा होता है तो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड इस तरह से आ सकता है कि पूछेगा कि बताइए 4 के पावर n के लास्ट में कभी 0 आएगा कि नहीं आएगा, चाहे पूछ देगा कि 6 के पावर n के लास्ट में कभी 0 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। यानी 6 के पावर 1 रखें तब, 6 के पावर 2 रखें तब, 6 के पावर 3 रखें तब कभी 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए इस अंदर वाले को तोड़ लिया जाता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 के पावर n, या अगर ये पूछ दिया तो इसको अंदर वाले तोड़ लेंगे 2 × 3 के पावर n, ठीक है। अब देखिए अब n लिखा, यानी n का पावर 2 होगा तो ये जोड़ा, ये ब्रैकेट 2 बार लिखा जाएगा, 3 होगा तो 3 बार लिखा जाएगा, उसी तरह से ये जितना ही रहेगा उतना लिखा जाएगा। लेकिन इसमें पूछ लास्ट में 0 आएगा नहीं आएगा, तो मैंने आपको बात बताया था कि 0 तभी आएगा जब 2 × 5 हो, इसमें केवल 2 2 2 2 आ रहा है, इसमें केवल 2 × 3 2 × 3 2 × 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 और 5 का कोई पेयर भी आ ही नहीं रहा, इसलिए इसके लास्ट में कभी 0 नहीं आएगा। तो ऐसे पूछ दे कि आप 4 पावर n के लास्ट में कभी 0 आएगा, बता देंगे नहीं आएगा। 6 पावर n के लास्ट में कभी 0 आएगा तो नहीं आएगा। ऐसे किसी भी नंबर के लास्ट में 0 नहीं आएगा जिसके प्राइम फ्रैक्शन में एक भी जोड़ा अगर 2 और 5 का नहीं है तो, ठीक है। और ऐसा नंबर दे जिसका प्राइम फ्रैक्शन करने पे 2 5 का एक पेयर आ रहा है तो उसके लास्ट में 0 आएगा। आगे की हेडिंग है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। तो आपको पूरी फीलिंग के साथ समझना होगा कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो पहली बात, जो भी आप नेचुरल नंबर जानते हैं, ठीक ना, और नेशनल नंबर जानते हैं, होल नंबर जानते हैं, इंटीजर जानते हैं, देखिए आपको मिनिमम समय में पूरा समझना होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, और उसके बाद वही आपने रेशनल नंबर नाम सुना होगा, ठीक है। एक्चुअली ये लोग भी रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में फ़र्क क्या होता है, कैसे फीलिंग्स लाकर समझे कि ये क्या होते हैं दोनों लोग, ठीक है। तो इनके डेसिमल वाले से समझ लीजिए। रेशनल आपने दो तरीका, 2 डेफिनेशन सुना होगा, फ्रैक्शन वाले के हिसाब से सुना होगा। आपने सुना होगा कि ये लोग P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और इसको सुना होगा कि ये लोग P/Q के फॉर्म में, P और Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लिखे ही नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको इरेशनल में जैसे √2 देखने को मिला होगा, √3 देखने को मिला होगा, तो ये लोग इरेशनल बोले जाते हैं। और कोई नंबर है जो, तो इसको P/Q के फॉर्म में क्यों नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि लिखा तो जा सकता है 2/1। तो बोलता है कि अगर 5 दिए हो तो 5 रेशनल है, क्योंकि 5/1 लिख सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि √2 है तो भी तो √2/1 लिख सकते हैं, तो ये भी रेशनल हो गया। बोला नहीं, जो ऊपर नीचे वाला जो दोनों नंबर है ना वो इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, यानी खड़ा नंबर होना चाहिए, ठीक ना। 1 2 3 4 5 -1 2 3 5, लेकिन ये तो √2 है, √2 इंटीजर नहीं आता, इसलिए ये बोला कि P/Q के फॉर्म में ये नहीं लिखा जा सकता, ये लिखा जा सकता, ठीक ना। तो इससे समझ नहीं आएगा, समझने के लिए हम लोग इसके डेसिमल वाले रूप को देखेंगे तब समझ में आएगा, ठीक ना। अगर दोनों के डेसिमल वाले रूप को देखेंगे तब समझ में आएगा। डेसिमल में ये होता है कि जो रेशनल नंबर होते हैं, ठीक ना, उनका
डेसिमल या तो जैसे कि या तो वो जैसे कि ऐसे नंबर सॉलिड नंबर देते हैं डिवीजन हो तो, ठीक है, जैसे 5 है तो अकेला 5 ही है ये, ठीक है। नहीं तो अगर किसी नंबर से 2 से डिवाइड किया इसको तो ये आएगा 2.5। तो इसका अगर डेसिमल में जाता भी है तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है, वो टर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। और नहीं तो जैसे कि मान लीजिए कि दे दिया जाए आपको 10/3, तो ये पी अगर क्यूब फॉर्म में लिखा हुआ है इंटीजर बाई इंटीजर, तो ये रेशनल है। इसका डेसिमल वाले रूप में अगर इसको हम लिखेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 3 9 1 बच जाएगा, फिर 10 बन जाएगा, तो 3 3 3 3 3 3 रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसके डेसिमल ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको दे दे 10/5, तो ये चाहे 10/2, तो ये कट के 5 आ गया, ये कट के 2.5 आ गया, ये रिपीट कर रहा है। तो इसके 3 प्रकार के डेसिमल आ सकते हैं, या तो उसमें डेसिमल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरा खड़े खड़े नंबर में कट जाएगा, या तो डेसिमल में जाएगा तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो ये लोग जो आज तक अपने अपनी लाइफ में यूज़ किया है, ठीक है, ये लोग रेशनल नंबर होते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए सभी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 भी रेशनल नंबर है, और होल नंबर भी 0 1 2 3 5 पे रेशनल है, इंटीजर भी रेशनल होते हैं, और भी कुछ नंबर जो छूट जाते हैं लोग से वो भी सब रेशनल होते हैं, ठीक है। अब इरेशनल में क्या प्रॉब्लम है, देखिए इरेशनल में क्या प्रॉब्लम है, इरेशनल इनके जैसा नहीं होता है, ठीक है, या तो इनका खड़ा वाला नंबर भी ऐसे अच्छा होता नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये पता नहीं क्या क्या ओढ़ रखा है, ठीक है। और प्लस इनका अगर डेसिमल वैल्यू भी निकालने जाएंगे, ठीक है, तो देखिए क्या होगा इसका डेसिमल वैल्यू के साथ। तो ये क्लास 9th में हमको समझाने की कोशिश किया था कि इरेशनल लोग कितना परेशान करते हैं इनका डेसिमल वैल्यू में। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पेज नंबर 13 में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे √2 की वैल्यू निकाली गई है, ठीक है। तो √2 की वैल्यू न तो रुक रही है और ना ही रिपीट कर रही है, ठीक है। और आगे आप कितना पोजीशन तक चले जाएंगे, 1 लाख 2 लाख पोजीशन तक भी चले जाएंगे तो भी ना तो ये 2.5 की तरह रुकेगा ही, ना तो कभी कोई नंबर आगे आकर रिपीट भी करेगा करेगा, ठीक ना। तो इरेशनल लोग ऐसे ही होते हैं, ये लोग ना कभी पूरी तरह से डिवाइड होते हैं, ना कभी ये रिपीट करते हैं। पाई भी इरेशनल है क्योंकि इसका जो डेसिमल वैल्यू है ना तो ये कभी स्टॉप होती है ना ही रिपीट करना स्टार्ट करती है, ठीक ना। तो इस तरह के जो भी नंबर हैं जो जो ना तो पूरी तरह से डिवाइड हो ना रिपीट करें, ठीक ना, तो जिसको कहते हैं ना कि नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, इरेशनल वाले नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग होते हैं, ये रिपीट भी नहीं करते हैं, ना तो टर्मिनेट करते हैं। और ये लोग क्या होते हैं, या तो ये टर्मिनेट कर जाते हैं, या तो कट के रुक ही जाते हैं, या तो पूरी तरह से कट जाते हैं, या तो 10 नंबर कट जाते हैं लेकिन रुक जाते हैं, ठीक ना। या फिर ये क्या करने लगते हैं, अगर रुक नहीं पाते हैं तो ये अक्सर इनमें पाया गया कि ये रिपीट करने लगते हैं, ठीक है, रिपीट करने लगते हैं, लेकिन ये ना ही तो टर्मिनेट होता है ना ही रिपीट करता है, ठीक है। तो देखिए पूछता है कि बताइए, देख करके बताइए कैसे पता चलेगा किसी को कि ये टर्मिनेटिंग वाला है। तो कोई भी ऐसा लिखा हुआ है, ठीक ना, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो अगर उसका डिनोमिनेटर जो है कि, ठीक है, इसी बात को मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई फ्रैक्शन लिखा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो उसका डिनोमिनेटर का प्राइम फ्रैक्शन करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर इसके प्राइम फ्रैक्शन में केवल 2 2 और 5 5 5 ही आ रहा है, ठीक है, केवल 2 2 2 ही आए, ठीक है, तो केवल 2 2 2 आए, या केवल 5 5 5 आए, ठीक है, या फिर 2 और 5 का मिक्सचर आए, डिनोमिनेटर का प्राइम फ्रैक्शन करेंगे। अगर ये 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में हो, मतलब उसमें केवल या तो 2 रहे या तो केवल 5 रहे या 2 और 5 का मिक्सचर रहे, तो वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो जो भी टर्मिनेटिंग होते हैं वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में होते हैं। अब n और m के लिखते हैं, मतलब कुछ बार 2 होता है और कुछ बार 5 होता है। ये कुछ बार को लिखने के लिए यहाँ पे, अब हमको थोड़ा मालूम है कौन सा नंबर उसमें कितनी बार 2 है, तो इसलिए तब तक m लिख देते हैं, और 5 कितनी बार नहीं मालूम तब तक m लिख देते हैं। तो अगर उसमें प्योर केवल 2 और 5 है, या केवल 2 है केवल 5 है, तो वो टर्मिनेट करेगा ही करेगा। और रिपीटिंग कौन होते हैं, जिसमें जो 2 और 5 के फॉर्म में नहीं होते हैं, 2 टू पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में नहीं होते हैं, मतलब उनका प्राइम फ्रैक्शन करेंगे तो उसमें एक आध लोग कैसे आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे जो मतलब एक्स्ट्रा आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग इसमें, कि एक ले लेते हैं जो फॉलो करता है, जो ले लेते हैं नहीं फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए लिख दिया है कि 17/10, केवल 10 का प्राइम फ्रैक्शन कीजिए, ठीक है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखें, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, ये कट नहीं रहा है ना, तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उसके बाद डिनोमिनेटर को चेक करेंगे, ठीक है। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, कैसे क्वेश्चन में हमेशा पहले इसको काट करके छोटा कर लीजिएगा, फिर डिनोमिनेटर का प्राइम फ्रैक्शन कीजिएगा। अगर इसका प्राइम फ्रैक्शन करें तो ये आ रहा है 2 इंटू 5, तो केवल 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है, यानी ये टर्मिनेट करेगा, ये टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। और हम एक एग्जाम्पल लेते हैं रेड कलर से, जैसे दिया हुआ है 13 अपॉन, मान लीजिए कि दिया हुआ है 30, ठीक है। तो अब ये देखिए कट पीट के छोटा नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं। अब इस डिनोमिनेटर का प्राइम फ्रैक्शन कीजिए, तो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इसमें केवल 2 और 5 का मिश्रण आ रहा है, नहीं, इसमें 3 भी आ रहा है, तो कोई मिलावट आ गया तो ये रिपीट करेगा। कन्फर्म है कि इसको डिवाइड करेंगे आप तो ये रिपीट करेगा, ठीक है। ये हमें 2 बातें इसमें सीखनी थी कि टर्मिनेटिंग के पहचान होते हैं जिनका प्राइम फ्रैक्शन में 2 ही केवल या 5 या 2 और 5 का मिश्रण आवे, और इसमें 2 और 5 आ भी सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं, या उनके साथ कोई और भी आ सकता है, ठीक है। तो यानी एक्जैक्टली 2 5 वाला मिश्रण नहीं रहता है, ये लोग रिपीटिंग हो जाते हैं, ठीक है। ये पहचान इन लोग की होती है। क्लास 9th वाले क्वेश्चन न पूछ दे इसमें, रिपीटिंग वाले में क्लास 9th में एक चीज़ सिखाया था, तो वही वाला क्वेश्चन न पूछ दे, ठीक है। तो क्लास 9 में क्वेश्चन पूछा था, मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि साइंस से मैंने देखा कि क्लास 9 का भी क्वेश्चन उठाकर पूछ दिया था, तो शायद यहाँ भी पूछ दिए वही वाला, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे पूछा था कि अगर हम 1 को 70 से डिवाइड करें तो रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट हो सकते हैं। ये पहले समझ के रिपीट करेगा, क्योंकि 17 2 और 5 के मिश्रण से नहीं बन पाएगा। तो
बोला कि चलिए रिपीट तो करेगा, लेकिन उसकी रिपीटिंग में कितने लोग होंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.3 का आंसर देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का 5वां क्वेश्चन। 1.3 का 5वां क्वेश्चन देखिए है। इसे हम काउंट कर लेते हैं कितने डिजिट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर से काउंट 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। तो 17 से डिवाइड किया था, तो इसकी रिपीटिंग में 16 डिजिट हैं। यानी ये कन्फर्म है कि ये कन्फर्म ये होता है कि कभी भी जब रिपीट करेगा, जिसे हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि मान लीजिए 30 से डिवाइड कर रहा है तो रिपीट कर रहा है, तो रिपीटिंग वाले में जो हम बार लगाएंगे, ऐसी भी नौबत आ सकती है कि 29 लोगों के ऊपर बार लगाना पड़ जाए, ठीक है। यानी 30 से डिवाइड करें तो अधिकतम 29 लोगों पर बार लगाने की नौबत आ सकती है, तो उससे कम ही लोग के ऊपर बार लगाने की नौबत आएगी। लेकिन रिपीट तो करेगा ही अब, लेकिन पता नहीं कितने लोग का जोड़ा बनकर रिपीट करेगा। तो हमें सब्र रखना पड़ेगा। ये जितने सब डिवाइड करते हैं उससे एक कम 17 से डिवाइड कर रहा है किसी को, तो उसमें उसके जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें 16 लोग हो सकते हैं, ठीक है। उसमें 16 लोग हो सकते हैं, ठीक है। रूट 2 का वैल्यू आया था 1.4142 ऐसे करके डाटा बढ़ता चला गया था। बोल देगा कि 2 + रूट 2 बताइए रेशनल होगा कि रेशनल होगा। इसमें 2 रुपया जोड़ देंगे तो 1 रुपया था ही, 1 रुपया समथिंग पैसा, 2 रुपया जोड़ देंगे तो 3 रुपया 4.121 ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा, ठीक ना। तो अभी भी तो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग है। इसमें 2 रुपया जोड़ देंगे तो भी ये इरेशनल ही रहेगा। इसमें से अगर 2 रुपया घटा देंगे तो भी यह इरेशनल ही रहेगा। और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी ये किसी का मतलब सॉलिड नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का उल्टा, तो ये भी अभी भी इरेशनल ही रहेगा, ठीक है। और अगर किसी सॉलिड नंबर से डिवाइड भी कर देंगे तो भी इरेशनल ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें इरेशनल नंबर एक रूट 2 को घटा देंगे तो भाई 0 हो जाएगा, तब रेशनल बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि एक बार ऐसा कोई एग्जांपल लेके सोच लीजिएगा जो उस बात को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अक्सर अगर इसमें कोई रेशनल नंबर जोड़ेंगे तो भी, घटाएंगे तो भी इरेशनल ही रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इरेशनल रह जाएगा और डिवाइड करेंगे तो भी ये इरेशनल रह जाएगा, जीरो को छोड़ करके, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो बन जाएगा, ठीक है। बाकी सब पे ये इरेशनल ही रह जाएगा, अपनी आदत नहीं छोड़ेगा, ठीक ना। देखिए ये एक क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि कोई भी पी अपन क्यू कब टर्मिनेटिंग हो सकता है। तो इसका इसका जवाब ये होगा कि पहली बात तो पी और क्यू को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मतलब कट पीट के एकदम छोटे वाले रूप में अपने आ जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्यू का जो प्राइम फ्रैक्शन है वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ये मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि आपको फिर से दोबारा ध्यान दिलाने के लिए कि जब भी किसी को पता ना हो कि टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, तब डायरेक्टली डिनोमिनेटर का प्राइम फ्रैक्शन करने मत लीजिएगा। पहले कट रहा हो काट के छोटा कर लीजिएगा, फिर डिनोमिनेटर का प्राइम फ्रैक्शन कीजिएगा, तब बताइएगा कि वो टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बेसिक मैथ वाले के लिए क्वेश्चन था 44.123। बोलना कि क्वेश्चन ये है कि इस नंबर के डिनोमिनेटर का प्राइम फ्रैक्शन क्या होगा। तो इसका डिनोमिनेटर पता करना पड़ेगा। तो ये 3 स्थान का दशमलव, यानी इसको 1000 से डिवाइड किया गया था, इसका दशमलव हटा देंगे, यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे, यानी इसको 1000 डिवाइड किया गया था तभी यहाँ पे दशमलव आया था। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पूछ रहा है, तो 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे और ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। ये क्वेश्चन यह है कि 147/120 को डिवाइड करेंगे तो कितने डेसिमल प्लेसेस, कितना इसमें डेसिमल प्लेस पॉइंट के बाद कितने लोग आएंगे, ठीक ना। तो इसको शॉर्टकट या तो आप पूरी तरह से डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम इस 120 को प्राइम फ्रैक्शन कर देंगे, तो 2 इंटू 30 मतलब 2 इंटू 15 3 इंटू 5 ऐसा आएगा, ठीक है। तो इसको पहले दशमलव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए दशमलव कन्वर्ट करने का तरीका यह है कि 2 और 5 का एक जोड़ा तो बन गया है, एक जोड़ा और बना दीजिए और एक जोड़ा और बना दीजिए, ठीक है। तो हमने नीचे 2 5 अपने तरफ से लिखे हैं, तो ऊपर भी हमें 2 5 लिखना होगा, ठीक है। तो जो भी है ऐसा क्वेश्चन है पूछा है, तो अभी फिलहाल आपको कितने जीरो दिखाई दे रहे हैं नीचे। तो यहाँ पे एक 10 है, एक 10 ये है, एक 10 ये है, टोटल 3 10 है। तो समझ लीजिए कि इसका जो भी आंसर आएगा उसमें दशमलव के बाद 3 लोग होंगे, क्योंकि 3 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वह 3 पोजीशन पे ही जीरो आएगा। यही इसका शॉर्टकट है। नहीं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डिवाइड करके देख लीजिएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, उससे कम समय हो जाएगा, दिमाग में लगाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन इसमें यह है कि 1/13 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 डेसिमल प्लेस पे जाकर ये एंड करे, ठीक है। तो ये 2 डेसिमल प्लेस पे एंड तभी करेगा जब नीचे 2 10 रहें, ठीक है। तो नीचे 2 10 रहने के लिए 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इसको चाहिए होगा, ठीक है। और या फिर नीचे हमें 100 चाहिए होगा, ठीक है, तभी तो 2 दशमलव आएंगे, ठीक है। लेकिन नीचे केवल, लेकिन ये हटना भी चाहिए, ठीक है। तो ऊपर हम 30 ले लेंगे, यानी 13/100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो यह पूरी तरह से पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें लास्ट में 2 प्लेस पे ही पॉइंट आएंगे। सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, ठीक है। तो उसमें बोल रहा है कि सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट है और इसमें सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि कितनी मिनिमम बुक खरीद के लाई जाए, ठीक है, लाइब्रेरी में, ताकि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। सेक्शन ए को भी दिया जाए तो इक्वली, ठीक है। या फिर ऐसा समझ लीजिए कि हम मिठाई कितनी लाएं तो इनको भी बांटे, तो इनको भी सबको बराबर बराबर मिल जाए, इनको भी बांटे सबको बराबर बराबर मिल जाए, ठीक है। यानी हमको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम इसका जो भी आएगा, ठीक है, वो इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए 32 से मान लीजिए 4 बार में कट रहा है, यानी सबको 4 4 मिठाई दे देंगे तो 32 लोगों में ये पूरे तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए किससे कट रहा है 3 बार में, तो सबको 3 3 मिठाई दे देंगे, यानी इतनी बुक्स लानी पड़ेगी, ठीक है। इसमें आगे पूछ रहा है, बस इतना ही पूछ रहा था। इसमें क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक जो है का केस स्टडी
फर्स्ट, ठीक है। इसमें सेकंड पार्ट पूछ रहा है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव। अच्छा वो वाला क्वेश्चन है कि हम जानते हैं कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई उसके एलसीएम इनटू एचसीएफ के बराबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है कि ये हो जाएगा, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। 36 कैन बी एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, 36 को प्राइम नंबर में लिखना चाह रहा है तो आप लिख ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि कुछ मल्टीप्लाई करके दिया, बोला है कि ये मतलब ऐसे दिया हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13, मान ली प्लस लास्ट में 15 इंटू 15 प्लस 15, ऐसा बोला है कि बताइए क्या होगा। मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था किस प्रकार के जो भी नंबर होते हैं वो कंपोजिट नंबर ही आते हैं, ठीक है। तो फिर आगे एक एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम में वो बैंक मैनेजर प्राइम फ्रैक्शन कर दिया है, तो बैंक मैनेजर वाले फार्मूले से उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए सीबीएसई क्वेश्चन बैंक का केस स्टडी नंबर 2 जो वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें दिया हुआ है कि एक सेमिनार ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसमें कि हिंदी इंग्लिश और मैथमेटिक्स के 60, 84 और 108 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। 60, 84 और 108 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। तो बोल रहा है कि उनको बैठाना ऐसा है कि इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग द सेम सब्जेक्ट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट कैन बी इक्विवेलेंट इन ईच रूम। बोल रहा है कि ऐसे इनको ऐसे टुकड़े टुकड़े में बैठाना है कि एक रूम में मतलब एक ही तरह के लोग बैठे हैं, ठीक ना। तो कुल मिला के इसका एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ जो होगा तो मान लीजिए इसका एचसीएफ आ गया 24, तो 24 ऐसे बैठाएंगे तो हो सकता है 3 रूम इनको लग जाए, हो सकता है 2 रूम इनको लग जाए, या हो सकता है इसका एलसीएम जो 42 होगा, ठीक ना। तो 42 अगर होगा तो हो सकता है कि इसको बैठाने के लिए हमें 3 रूम देने पड़ जाए और इन लोगों को बैठाने के लिए हो सकता है हमें 2 रूम देने पड़ जाए और हो सकता है इन लोगों को बैठाने के लिए ऐसे। तो जो भी इनका एचसीएफ आएगा उससे ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा कि व्हाट द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। बोला कि टोटल कितने रूम लगेंगे, तो देख लेंगे इसका कितने रूम लग रहे हैं, इसके कितने रूम जोड़ लेंगे, मालूम चल जाएगा टोटल कितने रूम की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आगे इसमें पूछ रहा है कि 3 नंबर दिया उनका एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। तो तीनों का प्राइम फैक्टरेशन कर लेंगे और उसमें जो बैंक मैनेजर वाला रूल मैंने बताया था उसके हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। फिर इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 नंबर दिया उसका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो तीनों नंबर का एलसीएम भी निकाल लीजिएगा, एचसीएफ भी निकाल लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा, हो जाएगा। फिर एक नंबर दिया है 108 को कि बोल रहा है कि इसको प्राइम नंबर में कैसे लिखेंगे, प्राइम फ्रैक्शन कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग केस स्टडी नंबर 3 पे। तो सीबीएसई क्वेश्चन बैंक का जो केस स्टडी नंबर 3 वो काफी इजी है। उसमें केवल क्या किया है कि फैक्टर ट्री बना दिया है, ठीक है। ये वाला मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, फैक्टर ट्री दिया है। पहले क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू पूछ रहा है तो मैंने आपको बताया कैसे लगेगा। फिर दूसरे में वाई का वैल्यू पूछ रहा है, तीसरे में जेड की वैल्यू पूछ रहा है और फिर पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम 13915 का कौन सा नंबर है, कंपोजिट है कि प्राइम है कि नाइदर प्राइम, ठीक है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर तो है नहीं क्योंकि लास्ट में 02468 आता नहीं इसके, ठीक है। अब बस प्राइम और कंपोजिट में चेक करना है। तो अगर ये 2 लोग से सिर्फ कटेगा तो प्राइम होगा, 2 लोग से अधिक लोग से कटेगा तो ये कंपोजिट नंबर होगा, देख लीजिएगा आप। और प्राइम फ्रैक्शन पूछ रहा है 13915 का, तो प्राइम फ्रैक्शन कर लीजिएगा और देख लीजिएगा किससे मैच कर रहा है। तो ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश की कि सारा जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी समझा दें और जितने तरह के क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, ठीक ना, टेढ़े मेढ़े, तो वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कवर करने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।